तो सबसे पहले जी पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर अशरफ मसूद जो कि ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के वाइस चांसलर वाइस चांसलर नहीं वाइस चेयरमैन हैं और उसके अलावा हमारे को फाउंडर भी हैं। सर वेलकम, डॉक्टर साहब वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सर। अच्छा, मैं आसिम भाई का हम इंतजार कर रहे हैं, आसिम भाई हमें ज्वाइन करेंगे। आसिम भाई को आई होप सारे जानते हैं, प्रेसिडेंट है ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के। सलीम रफीक साहब कल मौजूद थे, अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सलीम साहब हमारे चेयरमैन है ओपन सोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान के। ताहिर साहब ने एक्सक्यूज की है, उनका कोई फैमिली में डेथ हो गई है, तो उन्होंने मुझे कॉल की थी कि बाबर आई एम लिविंग फॉर दैट। थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे। और डॉक्टर शाहिद कमर, फाउंडर तकमील फाउंडेशन, डॉक्टर शाहिद कमर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को ऐड करें जनाब। अच्छा, डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं। और सबसे आखिर में हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अली काशिफ। डॉक्टर अली काशिफ जो हैं माशाल्लाह एसोसिएट प्रोफेसर हैं और मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में इस वक्त आजकल पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर अली काशिफ जो हैं ये देखने में यंग लगते हैं, है नहीं, ये मैं खुल के कह रहा हूँ। माशाल्लाह इनकी प्रोफाइल इतनी जबरदस्त है, जिसको मैं देखता हूँ तो मैं इम्प्रेस होता हूँ कि वाकई ये यंग है माशाल्लाह एज में बहुत, और बट इनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब ये सीनियर मेंबर बन चुके हैं डॉक्टर अली काशिफ इस वक्त IEEE के, और आपको पता है कि सीनियर मेंबर बनना डॉक्टर अशरफ सर आपको पता है कि कितना मुश्किल है। माशाल्लाह डॉक्टर साहब जो है ना इस वक्त बन चुके हैं। तो आज जो हमारा डिस्कशन का मौजू है, बाकी लोग आते जाएं तो उनको भी हम ऐड करते जाएंगे। वो बड़ा सिंपल सा है हिशाम भाई सर, वो ये है कि हमने पूरा हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन ये पूरा मेला लगाए रखा। मैं मेला का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑल्दो कि इसमें हमारे माशाल्लाह बड़े सीनियर लोग आए और उन्होंने अपने नॉलेज को शेयर किया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ-जहाँ मौजूद हैं हमने उनको इकट्ठा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हम कामयाब रहे। हमारे फॉरेनर स्पीकर भी आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आज की यूथ है उसको कुछ चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस के हवाले से हम ज़रा बात करेंगे, और मैं चाहूँगा कि अगर हम इसको थोड़ा-सा इस नज़र से लें कि कौन से ऐसे स्टेप करें कि हम सक्सेस की तरफ प्रोग्रेस करें। ये इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक, और इस टॉपिक में हम सवाल भी लेंगे अपनी ऑडियंस से, और इसके अंदर हम पैनल इज़ ओपन। तो मैं सर अशरफ से पहले स्टार्ट करूँगा। सर आप, हमारा टाइम हम चाहेंगे कि 3-3 मिनट पहले डिस्कस करें और फिर आगे लेके चलें। तो सर आप क्या गाइड करेंगे अपने देखने वालों को, स्टूडेंट्स को, इस नज़रिए से कि अगर कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता है एज़ अ एंटरप्रेन्योर। डॉक्टर शाहिद कमर भी आगे, मैं इनको ऐड करता हूँ। जी आगे। डॉक्टर अशरफ सर आपसे स्टार्ट करते हैं। सर आप अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें सर। जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर साहब आपने क्वेश्चन बड़ा ऐसा किया है और साथ में आप 3 मिनट की बात भी कर रहे हैं, तो ये जरा मुश्किल की बात है। तो मेरा कहना ये है कि ये असल में उस रियल क्वेश्चन का एक हिस्सा है। असल जो इशू ये है कि किसी एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचने के लिए लाने तक जो क्वेश्चन है ना, वो सब इससे ज्यादा अहम है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी को शुरू करे। ठीक है, उसके लिए फंडामेंटली जो चीज चाहिए होती है वो है आपका एक इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम जो है ना, जिसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी फाइनेंशियल साइड, आपकी ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, आपके रिसोर्स एलोकेशन एंड अवेलेबिलिटी, आपके एकेडेमिया का रोल, आपके गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज का रोल, आपके मतलब ये कि यू टॉक ऑफ सो मेनी थिंग, ये सारे के सारी चीजें किसी ना किसी शक्ल में रोल प्ले करती हैं उसके अंदर में। तो जब आप इसके अंदर दाखिल होते हैं तो अक्सर लोग दे आर मोस्टली टेकीज लाइक अस, और उनको अपनी अपनी फील्ड के बारे में वो बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं और उनके बारे में बहुत समझते हैं कि वो बड़े चैंपियन भी हैं उस काम के अंदर। लेकिन बात ये है कि बाकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके,
वो उनकी नजर में नहीं होते, या वो उनको उस तरह से हैंडल नहीं कर रहे होते जो जैसा कि उनका हक बनता है। यानी कि ये यहाँ पे सारे लोग, खासतौर पे मैं हिशाम साहब के सामने जो खुद इस एक्टिविटी में इतने सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं और इनको साथ लेके चल रहे हैं, उनके सामने मैं शायद ये बात ना कर सकूं, लेकिन हम जिस फॉर्म के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जिस ग्रुप के साथ, उसमें एक्चुअली ये हो रहा है कि एक सेटअप या एक कंपनी बनाई जाती है, वो ग्रो करती है, वो जब बड़ी हो जाती है तो उसको स्प्लिट करके दो छोटी बना ली जाती हैं। इट इज अ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म ऑफ दैट थिंग। और मैं ये कहूँगा कि ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है कि उसमें जो एक ग्रुप, एक सेटअप के अंदर जो सीनियर लोग होते हैं, वो बजाय कि एक कंटिन्यू करें एज एन एम्प्लॉई और अपने करियर को उसी तरह लेके चलें, उनको इनकरेज किया जाता है कि वो एम्प्लॉयर के तौर पे एक्ट करने के लिए सोचें, और उनको एंटरप्रेन्योरियल साइड पे ले जाते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि वो उधर करें। और जब इस तरह का सब ग्रुप फॉर्म करता है तो वो बेसिकली एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे बिहेव करना शुरू करते हैं, एक्ट करते हैं। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज होती है कि वो डे वन से ही, चूंकि ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, तो उनका एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मौजूद होती है, तो उनका डे वन से रेवेन्यू शुरू हो जाता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है, एक सेटअप मौजूद होता है। और इस एक्सपीरियंस को जब यूज किया तो तकरीबन पिछले 5 से 5.5 साल में मैं देखता हूं कि तकरीबन 4 या 5 छोटी कंपनियों से लेके इस वक्त वो तकरीबन 86 कंपनियां बन चुकी हैं। और वो जो 86 सेटअप्स हैं, मजे की बात यह है कि उसमें से कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं। आप नॉर्मल जब हम एंटरप्रेन्योर्स की बातें करते हैं तो हम कहते हैं जी 5% सक्सेस रेट है, 10% सक्सेस रेट है। यहाँ पे हमने बहुत से इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हुए हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर बहुत सी एक्टिविटी, बहुत सी टीमें, बहुत सी चीजें सारी चलती रहती हैं। लेकिन मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि यहाँ जो सक्सेस रेट है, इट इज क्लोज टू 100%। मेरा ख्याल है सिर्फ वही आदमी नाकाम हुआ है जो कि खुद नाकाम होना चाहता था, उसके अलावा कोई बंदा नाकाम नहीं हुआ। आप जानते हैं, आप बहुत से लोगों को उसमें से जानते हैं, आप भी उनका पार्ट रहे हैं, उनके साथ में एसोसिएटेड भी रहे, एंड यू नो कि ये इस वक्त पूरे मुल्क में फैले हुए हैं ये सारे सेटअप्स, एंड दे आर ग्रोइंग एवरी डे, दे आर ग्रोइंग एवरी डे। तो पॉइंट ये है कि आपने जब एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी करनी है तो मेरा पॉइंट ये है कि अपनी जो फील्ड है, अपनी जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, हमें पता है कि वो हमने क्या करना है। लेकिन जो उससे एसोसिएटेड काम है, खासतौर पे बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस के एस्पेक्ट को देखना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल साइड और बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे भी किसी ने देखने हैं। और बीइंग द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं कहूंगा सो कॉल्ड सीईओज, वो सीईओज अपने आप को अक्ल कुल इख्तियार ना समझें, बल्कि जो है तमाम लोगों को साथ लेके चलें, और बल्कि रेलेवेंट एक्सपर्टीज के लोगों को अपने साथ में एसोसिएट करें और एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर तैयार करें, ताकि आपकी एंटिटी जो है वो सक्सेसफुल तरीके से आगे चल सके। जबरदस्त सर, ये बड़ा जबरदस्त है। मैं थोड़ी देर में आपके पास फिर आऊंगा इसके ऊपर। मेरा बिल्कुल डिफरेंट सवाल है डॉक्टर अली काशिफ से। डॉक्टर अली काशिफ जो हैं माशाल्लाह, पहले कोरिया में रहे, फिर जापान में रहे, आजकल फिर उसके बाद यूरोप के एक और मुल्क में गए और आजकल यूके में हैं। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट करें प्लीज। मुझे एक सवाल का जवाब दें डॉक्टर अली काशिफ, आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहते हैं कि जिस तरह आप दुनिया में घूम फिर रहे हैं, पीएचडी करने के बाद वो भी घूमे फिरे, लेकिन पीएचडी का रास्ता बताना है आपने कि हाउ टू अप्लाई फॉर फॉरेन एजुकेशन ऑन स्कॉलरशिप। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर साहब शुक्रिया, आपने तो ये बहुत फॉर्मल सेशन कर लिया। मैं हमारा जो था कि ज्यादा हम इनफॉर्मल करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन आई एम सीइंग योर एक्टिविटीज फॉर लास्ट 6-7 days. हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू हिशाम भाई, शाहिद भाई। मैं तो आपको मैसेज भी गया था, मैंने कहा तो आप में भी अब शायद कमर और हिशाम सर्वर आते होंगे। क्या कहा आपने?
मैं कह रहा था, मैं बाबर साहब को कह रहा था, मैं हुण ते तुहानू हाफ च भी जेड़ा ना वो शायद भाई ते हिशाम भाई आंदे होणगे। मैं सारी अली भाई सारी चीज में समा पता किस तरह करांगा। कोई पूछे ना, मैं क्या बाबर ने मैं सुबह भी को पूछे ना, सिर्फ एक कहना हिशाम आया सी। तो हिशाम भाई मैं बाबर साहब कह रहा थी, मैं चंगा ना मजे लगे ने कि ना वर्चुअल टॉक्स ने, ना किसी ने रोटी खवानी है, ना कोई सवेनियर देना है, ना किसी ने बुलाना है, ना होस्ट करना है, तो लगे रहो। नहीं, ये बात आज मेरी मलिक मुदस्सर से हुई है, तो मैं तो यही कह रहा था, मैं क्या देखो उस बंदे दी अकल दा तू मतलब है कि उन्हें अप्रीशिएट कर कि उस बंदे ने पिछले 7 दिन पूरी कौम ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, 1 ਪੈਨੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ, 1 ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਲੱਭਿਆ ਕੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਿ ਨਾਮ ਹਿਸ਼ਾਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਦਾ, ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 7 ਦਿਨ ਤੇ। And the surprise is the 7th day is the biggest. That's wonderful. That's wonderful. Getting near to 15,000 viewership in a one single day. अभी माशाल्लाह। सलीम भाई आप भी अगर प्लीज अपनी पिक्चर ऑन करें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। पिक्चर मैं ऑन नहीं कर सकता क्योंकि लाइटिंग कंडीशंस यहाँ ठीक नहीं है। तो आई थिंक इट्स बेटर, अदरवाइज बहुत लोगों को फोकस करना पड़ेगा। लास्ट यस्टरडे आल्सो कंडीशंस ठीक नहीं थी, तो मुझे पता है कि जब लाइट ठीक नहीं हो तो फिर बड़ा वो लगता है अजीब सा। तो बट रियली नाइस टू सी एवरीवन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशरफ, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कमर, अस्सलाम वालेकुम। हिशाम साहब, डॉक्टर अली काशिफ साहब, इट्स गुड कि आपकी बात बड़ी मज़े की है कि 7 दिन सबको इन्होंने बिठा के रखा। लेकिन ये कि आई थिंक इट्स शुरुआत है। अब देखें कि अगली बार आपको हम इनको फोर्स करेंगे कि ये समोसों का और खाने पीने का भी अरेंज करें। तो मैं ये सोच रहा था आज डॉक्टर अली काशिफ आपकी बात से जरा मैं हटा के बात करने वाला हूँ, आपको मैं सोच रहा था 7वां समिट है, 7 दिन हुए, 8वें में मैं 8 दिन बिठाऊंगा। छोड़ना नहीं है। बाबर, वो सलीम साहब की बात से परेशान आप भाइयों ने बिल्कुल नहीं होना। $20 तो समझ लो आगे। कौन देगा? बाबर साहब ये 8 दिन में कब अगर ये फिजिकल हुआ तो नहीं, फिजिकल वर्चुअल का प्लान है। देखिए ये इंस्पिरेशन हमने किसी जगह से ली है, और शाम जहाँ पे बैठा हो तो ऐसा मसला नहीं है, ये 16 दिन भी चल सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये कि इंशाल्लाह ठीक है जी, अल्लाह ताला ने चाहा इंशाल्लाह तो हम इसको पूरा लाइव के अलावा नॉर्मल करेंगे और लंबा करेंगे। और आई थिंक ये इट्स अ गुड स्टार्ट और गुड बेस बन गया है। इसमें बहुत सारा एक्सपेंशन के चांसेस हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे चैनल्स नए खुल रहे हैं डेवलपमेंट के और हार्डवेयर के अंदर और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर और ट्रेनिंग के अंदर। आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबल कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का भी है, और आप सब लोगों ने, स्पीकर्स ने भी शमूलियत की, और जो जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो अब ये 15,000 लोग जो है ऐसे ही नहीं आते, कुछ ना कुछ इसमें हो रहा था सबके इंटरेस्ट के लिए। तो इतना ब्रॉड स्कोप है, तो अब इसमें चैलेंज हम सब के लिए है कि हम इन सब चीज़ों को पूरे जितनी भी हमारी ये स्विम लेन्स बनी हैं इनको सबको हम एस्टैब्लिश करके और इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करके ग्रुप्स बना के तो उस पे इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाया जाए। और स्पीड से, यानी कि हमारे पास टाइम की इज़ ऑफ द एसेंस। और एक तो ये है कि हम कल भी मैंने कहा था और डॉक्टर कमर भी ये इस पे एग्री करते हैं कि हमें नंबर्स इंक्रीज करने हर चीज़ के अंदर। वी नीड नंबर्स। हमारे जितने ग्रेजुएट्स आ रहे हैं या लोग बैठे हुए हैं ट्विडलिंग देयर थम्स, वी नीड टू गेट देम बिजी और उनको एक किसी न किसी लाइन पे लगाएं। दूसरा ये कि जो ट्रेनिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, जो चीज़ें डेवलप करनी है, कोर्स मटेरियल है, उसको भी जल्द से जल्द
ला के सामने रखा जाए। तो आई थिंक ये 2 चीज़ें हैं जिस पे बाकी तो जो बड़े प्लान्स हैं डिज़ाइनिंग के, वो भी अपने साथ चलने चाहिए। एंड आई थिंक एजाइल मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम लोग, आई वुड सजेस्ट, एंड ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स आर ऑल देयर, आईसी डिज़ाइन में अगर एक्सपर्ट्स हैं तो वो अपना जानते हैं बेहतर उसमें। बट ये है कि इस पे इसको एजाइल करके अगर हम करेंगे तो फिर वी कैन रीच आवर टारगेट्स एंड होपफुली अपने आप को हम ज़रा ज़्यादा टाइट टारगेट्स दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर आपने कहा है इंशाल्लाह, आपने हमारे जिम्मे काम लगा दिए हैं। आप और डॉक्टर अशरफ जिस तरह कहेंगे हम इंशाल्लाह भाग के करेंगे। जी सलीम साहब, मैं एक थोड़ा सा इसमें आपकी इस बात को मैं सेकंड कर दूंगा कि हमने वैसे लाइफ के अंदर यही सीखा है, देखा है कि जब आप अपना टारगेट आप रख लेते हैं, बिग टारगेट, फिर आपको वो मोटिवेशन, वो रिसोर्सेज, वो विजन, वो रास्ते भी मिलते हैं उसको अचीव करने के लिए। तो अगर हम छोटे टारगेट से करते हैं तो फिर हमारी वो लिमिटेशन, अपने दिमाग की जो वसत है ना, फिर उतनी ही होती है जितना हमारा टारगेट होता है। अगर हम टारगेट बड़ा रखते हैं तो फिर वो दिमाग की वसत भी बढ़ती है, रिसोर्सेज ढूंढने में, अपने मसल्स को एक्सरसाइज करने में हमें टाइम, इसलिए मैं बड़े नंबर की बात करता हूँ। अगर उसका हमने 30-40% भी अचीव कर ले तो फिर भी वो बहुत बड़ा नंबर होता है। बिल्कुल, आई 100% एग्री। और आई थिंक बाबर एंड ऑल जो मुझे जानते हैं वो टारगेट्स पे मैं हमेशा इन्हें ज़्यादा ही पुश करता रहता हूँ, और एक्सपीरियंस भी ऐसा है। और हमेशा टारगेट ऊंचा होगा तो कहीं हम उसके करीब जाएंगे, हम नीचे करेंगे तो फिर नीचे ही करीब आएंगे। तो आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली एग्रीड कि इसको हम जितना एग्रेसिव कर सकते हैं उसमें से इवेंचुअली हमारे फायदे में ही है सारा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अली काशिफ, डॉक्टर अली काशिफ की तरफ। डॉक्टर साहब अब आप हाँ जी खुद डिसाइड करें आपने क्या बोलना है। मेरा सवाल जो था उस पे बोलना है या नहीं? मैं इसमें ना 2 पॉइंट डिस्कशन चल रही है इस पे। हमारी 2 महीने पहले मैं एक पैनल पे था, उस पे IEEE डे पे, उसमें काफी टेक्नोलॉजिस्ट इन्वॉल्व थे। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ पॉलिसी इन एंटरप्रेन्योरशिप और इन इकोनॉमी। तो उस पे यही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई भी पॉलिसी है, प्रॉब्लम है, उसके दो तरह से जो है ना, गवर्नमेंट लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे और लोकल लेवल पे। आपकी जो पॉलिसी है दैट कम्स फ्रॉम द टॉप, ओके। जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये दैट जनरेट फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं बीच में मिलना है। इफ दे आर नॉट मीटिंग देयर देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ओके। I mean, either the policy is not going fine. Definitely, you cannot, जो entrepreneurship है, that comes from a challenge. Challenge problem itself has an opportunity inside. वो अपने अंदर एक opportunity रखता है, उसको आप stop नहीं कर सकते। वो जितना ही problem होगा उतनी ज्यादा innovation आएगी। अगर हम पिछले 8-10 सालों की बात करें तो innovation जितनी भी आई वो ज्यादा developing countries से आई, लेकिन वो mature जाके वो हुई developed countries में, ठीक है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये थी कि हमारे पास वो पॉलिसी नहीं थी, हमारे पास वो अम्ब्रेला नहीं था कि हम उसको प्रॉपर ग्रूम कर सकते। हमारी सक्सेस है, लेकिन सक्सेस हमारी वी कैन से एट ए स्मॉलर लेवल, लेकिन हम कोई भी ऐसी सक्सेस जिसको इंटरनेशनल लेवल पे हम जाके कह सकें कि दिस इज आवर सक्सेस, वो मेरा है। लेकिन थोड़ी सी कमी है हमें। उसकी एक कमी यह है कि हमारे पास राइट पॉलिसी नहीं है। वो मैं अगले दिन मेरी वो शायद भाई से बात हो रही थी, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हमें एक थिंक टैंक की जरूरत है। गवर्नमेंट इज देयर, गवर्नमेंट वांट टू डू समथिंग, आई मीन डिप्लॉइंग राइट पर्सन एट द राइट पोजीशन इज ऑलवेज अ बिग चैलेंज। लेकिन एक थिंक टैंक की जरूरत है जो कि वॉलंटियरली, डेडिकेटेडली वो एक अम्ब्रेला के नीचे उसको गाइड कर सके। आपके दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो पहला क्वेश्चन था उसकी तरफ आऊंगा कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। देखिए, इट्स अ वेरी टॉपिक इज अ वेरी ब्रॉड, तो इसको 2-3 पॉइंट में बात करूंगा कि बेशुमार स्टूडेंट हमें अप्रोच करते हैं और मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आपने अगर सक्सेस अचीव करनी है तो आपको 6 महीने से साल जो ना किसी भी डायरेक्शन में डेडिकेटेडली काम करना। ये हो नहीं सकता कि आप कितने भी एक्सपर्ट हैं, आप ये कहें, आप अगर एक्सपर्ट हैं, एवरेज से लेके टॉप लेवल तक, अगर आप बिल्कुल नीचे हैं फिर तो आप जो ना you need to do something else. You have to prove that you are better than you are eligible for scholarship or for admission in top universities. लेकिन अगर आप अच्छे हैं, आप समझते हैं you have a shot, still you need 6 months to a year.
तमाम डायमेंशन छोड़ के आपने वो एक ही डायमेंशन पे काम करना है कि इस एरिया में ये पॉसिबल नहीं है कि आप, बेशक आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, आप जॉब्स की बात करें, आप स्कॉलरशिप की बात करें, ये हो नहीं सकता कि आप आधा घंटा इधर दें, आधा घंटा उधर दें, 2 घंटे इधर दें, 3 घंटे उधर दें, आप समझे कि यहाँ से अपॉर्चुनिटी आएगी और मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये कामयाबी का फार्मूला नहीं है। आपको बिल्कुल जो सा ना भी, यू हैव टू चूज योर पाथ, और उसके बाद आपको यू हैव टू बी डेफ फॉर सम टाइम। ठीक है, एट मिनिमम 6 महीने आपने अपने प्रोफाइल को have a meeting with some mentor, have a meeting with some professor। अब देखेंगे आपके प्रोफाइल में क्यों कौन कौन सी कमी है। एक दो और छोटी छोटी चीजें हैं उसमें, जैसे हमारा रोल है हमारा एकेडेमिया का, HEC का। अब HEC से मेरी कुछ 4-5 साल पहले इनसे मुलाकात मीटिंग थी डॉक्टर एहसन इकबाल से। उस टाइम वो थे कि प्लानिंग और डेवलपमेंट के मिनिस्टर। तो उनको मैंने एक छोटा सा जो था ना वो प्रपोजल दिया, क्योंकि अभी जितनी भी हमारा एकेडेमिया है इसका जो रिसर्च मॉडल है वो पब्लिकेशन पे चल रहा है। ठीक है, yes. आपकी जितनी भी जो ना वो रैंकिंग है वो पब्लिकेशन पे आती है। अब कोई पिछले 6-7 साल से जो हमारी डॉक्टर अताउर रहमान साहब की पॉलिसी थी, उसमें हम एक PhD स्कॉलर पे कोई तकरीबन 1 करोड़ पे खर्च करते थे ऑन दी एवरेज। और उसका हमें मिलता क्या था, उसके बाद हम बॉन्ड साइन करवाते थे 1 करोड़ के बाद। वो जो उसने सीखा है वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से उठ के वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी पे जा रहा है। वहां से वो सीखने के बाद वो उस एनवायरनमेंट में वापस आ रहा है जहां पे हम उसके पर दोबारा काट देते। ठीक है, हमारे पास वो फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, वो एनवायरनमेंट नहीं है कि हम उसको वो दे सकें। तो मैंने इनको एक छोटा सा मॉडल दिया था, एक सजेशन दी थी। मैंने इन्हें कहा था कि आप ना जिस यूनिवर्सिटी से वो बच्चा जा रहा है, आप उसमें उसके साथ एक लॉजिकल एडवाइजर अटैच करें। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम क्या है एकेडेमिया का, कि जो हमारा प्रोफेसर है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। उसकी ग्रोथ की एक वजह यह है कि उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसको जरूरत नहीं होती। अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल लेट्स से कि वो एक पाकिस्तान की एवरेज यूनिवर्सिटी से वो उठ के जा रहा है हार्वर्ड में, MIT में, या उस तरह की किसी और यूनिवर्सिटी में टॉप 100 में, तो अगर मेन मॉडल चलता है फंडिंग का, फंडिंग पाकिस्तानी गवर्नमेंट करेगी, आप उसका लॉजिकल सुपरवाइजर के साथ अटैच करेंगे। वो लॉजिकल सुपरवाइजर, अगर वो बच्चा काम कर रहा है, वो अपने जो टेक्निकल सुपरवाइजर है जो वहां पे होगा उस यूनिवर्सिटी में, उसको भी रिपोर्ट करेगा, लॉजिकल सुपरवाइजर को भी रिपोर्ट करेगा। जब 2 बंदों को रिपोर्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन डेवलप होगा, आपकी यूनिवर्सिटी का और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी का एक कनेक्शन डेवलप होगा। आपकी अगर पब्लिकेशन निकलेगी, आपका जो वो फैकल्टी मेंबर है उसका भी उसमें रोल होगा, उसका भी नाम होगा। तो आपकी यूनिवर्सिटीज का नाम, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नंबर को कंसिडर करें, लेट्स से कि पाकिस्तान ने कोई तकरीबन 1000 बच्चे जो बाहर भेजे PhD के लिए। अब वो बच्चे उन्होंने ऑन दी एवरेज 3 से 4 टॉप आर्टिकल, टॉप प्रॉब्लम पे काम, 3 से 4 आर्टिकल प्रोड्यूस किए एक बच्चे ने PhD में, तो ये बनते हैं 3 से 4000 आर्टिकल। ठीक है, तो अगर यही आर्टिकल में अगर आपकी यूनिवर्सिटीज होती इन्वॉल्व, तो आपका नाम होता, तो आपको इतने ही नंबर आर्टिकल के मिल जाने थे। और ये वो काम है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, और जो कि किसी भी स्टूडेंट की ड्यूरेशन का बेस्ट वर्क है, उसने उसको कैश करवाना है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। फिर उसके बाद आप उसके पास जिस प्रोफेसर से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, देयर आर सेवरल रिसोर्स, सेवरल अपॉर्चुनिटीज ही हैज, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज है उसके पास। आप जब सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर कनेक्टिविटी है, आप उसको कैश करें, फिर बच्चों को वापस ना बुलाएं, उन्हें 2 और लेके जाएं। आपके पास तो जॉब ही नहीं है, पाकिस्तान में तो जॉब ही नहीं है, पाकिस्तान में तो जो सा प्रॉब्लम, आप उन्हें 2 और बच्चे लेके जाओ ताकि वो एक चैनल डेवलप हो। और फिर वही बच्चे, इंडिया ने बिल्कुल यही मॉडल अप्लाई किया, और इंडिया के देखें अब वो बच्चे जो वापस नहीं आए, अब वो गूगल का कोई CEO है, अब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज उठाएं, वो वहां पे बैठे हुए हैं। आपको टॉप जो ना आपकी मैनेजमेंट में आपको वो लोग मिले, इंडियन मिलेंगे। आप टॉप कंपनीज उठाएं, आपको टॉप मैनेजमेंट में इंडियंस मिलेंगे। वजह क्या थी? गवर्नमेंट ने वापस नहीं बुलाया। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि वापस आ जाएं आप। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट के लेवल की बात होगी। स्टूडेंट के लेवल पे, स्टूडेंट आल्सो कैन प्ले अ रोल। हम जब कोरिया में थे, तो कोरिया में हमने स्टूडेंट एसोसिएशन फॉर्म की। उसमें एक एजेंडा ये था कि स्टूडेंट को छोटे छोटे प्रॉब्लम बताएं कि आप ये चीजें करके आप अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं किसी भी लेवल के, और वो ज्यादा टेक्निकल नहीं प्रॉब्लम होते, वो ज्यादा एथिकल, मैनर्स और ये जो हैबिचुअल होते हैं ये ज्यादा होते हैं। अगर आपको एक बंदा बहुत टेक्निकली, कुछ लोग बहुत टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं लेकिन उनका जो कम्युनिकेशन है वो इतना अच्छा नहीं होता, उनकी आउटलुक इतनी अच्छी नहीं होती। तो आप जहां पे भी जाएं, आप जिस भी जगह पे हैं, आप एम्बेसडर बने अपने मुल्क के, अपने घर के, अपनी, और आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। तो इस तरह करते करते ये छोटी चीजें हैं। आई मीन ये 2-3 चीजें हैं जिसमें एस्पेक्ट पे हम गौर करें तो आई थिंक हम इस पूरे प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकते हैं।
लवली लवली। डॉक्टर काशिफ, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मुझे सिर्फ एक वो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, हाफ क्वेश्चन तो वो आपने बता दिया। अगर आप उसमें सिर्फ एक छोटा सा ऐड करें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई वेबसाइट बता दें, कोई आप समझते हैं कि फलाना तरीका है उस तरीके से आप। नहीं, हमारी एक पाकिस्तान की वेबसाइट है, हमारे दोस्त हैं उन्होंने स्टार्ट की थी, तो उसका नाम है स्कॉलरशिप नेटवर्क। उस पे भी अगर उसकी करंट मेंबरशिप की बात करें तो वो 5 लाख से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। और उस पे हमारे जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं, दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ से बैठ के वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो बच्चे उसको ज्वाइन करें। दूसरा ये कि बच्चों को एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है हमारे मुआशरे में। हर बच्चा कहता है कि जिस हमें मुझे क्विक सोल्यूशन मिल जाए। वो करता क्या कि एक 3 सवाल मुझसे पूछता है, मैं कहता हूँ कि ये यार ये बच्चा है, ये इस क्लास सोसाइटी से आ रहा है, इसके प्रॉब्लम है, मैं उसको प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तीन स्टेप करवाने के बाद मैं कहता हूँ कि चौथा स्टेप खुद करे। ठीक है, अब वो चौथा स्टेप उठाता है तो वो डॉक्टर शाहिद के पास चला जाता है। डॉक्टर शाहिद कहते हैं यार इसने 3 स्टेप तो किए हुए हैं, मैं इसको 1 स्टेप और बता देता हूँ, 2 और बता देता हूँ। वो 2 डॉक्टर शाहिद से करता है, वो जो सा डॉक्टर अशरफ के पास चला जाता है बाकी। अब उसके बाद डॉक्टर शाहिद कहते हैं कि यार अब तुम छठा खुद करो, वो डॉक्टर अशरफ के पास चला जाता है। करते करते उसका जो सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है वक्ती तौर पे, लेकिन वो ही एंड अप हैविंग ए पोजीशन जिसके लिए वो डिजर्व नहीं करता, जिसके लिए उसने वो स्ट्रगल नहीं की थी। हाँ, गुड पॉइंट। और ये या फिर वो जो उसका पाथ ही नहीं था। देखिए, आप एक मिस्टेक करेंगे, आप ट्राई करेंगे, आपको फेल होगा, आपको पता लगेगा कि यार ये मुझे करना था कि नहीं करना था। पीएचडी करना सबको नहीं करनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शायद सबके लिए नहीं है। आप अगर अपने आप को टाइम देंगे फिगर आउट करने के लिए व्हाट यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ, तो आप फेल होंगे तब आपको पता लगेगा ना आपने करना क्या। अगर आपको पहली मौके पे ही सक्सेस मिल जाए, ठीक है, उस एरिया में जिसमें आप इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप अपनी लाइफ को अज्यूम कर लें कि आप किस तरह की लाइफ गुजारेंगे। यू विल बी लिविंग ए लाइफ जो कि आप के एटीट्यूड के साथ, आपके अंदर के इंटरेस्ट के साथ, जो आप करना चाहते हैं उसके साथ सूट ही नहीं करती। तो आप तो कभी भी जो सा कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल जायज़ बात है, बिल्कुल जायज़ बात है। मैं अब आता हूँ डॉक्टर शाहिद कमर की तरफ। डॉक्टर शाहिद की से मेरा सवाल मिलता जुलता है। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं, आप अक्सर सलीम भाई भी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, डॉक्टर अशरफ भी, कि हमें पढ़ाने के साथ सिखाने पे भी फोकस करना चाहिए। तो आप अभी बात कर रहे थे कि नंबर्स हमें बड़े किस तरह गेन करने हैं। व्हाट इज़ इन योर माइंड कि हमें ये जो जिस तरह आप पढ़ा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इसके बड़े नंबर किस तरह अचीव होंगे? शुक्रिया बाबर। अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा मैं काशिफ के साथ ऐड करना चाहूँगा। जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। काशिफ ने बड़ी अच्छी बात की है, और काशिफ ने पाकिस्तान, यूरोप और में रहकर जो एग्जांपल दी है, जो अमेरिका की, वो बड़ी उसने मतलब है कि राइट जगह पे हिट किया है, और मैं उसी को सेकंड करूँगा। प्लीज़। कि इस वक्त यानी कि मुझे 25 साल हो गए हैं यूएस के अंदर, और तकरीबन 6 मेजर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है एज ए स्टूडेंट एंड एज ए फैकल्टी एंड रिसर्च साइंटिस्ट। मुख्तलिफ जगहों पे मेरा जो तजर्बा है, और मैंने इस प्रोग्राम को बड़ा क्लोजली मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत क्लोजली। इससे पहले मैं 80s में मेरे भाई यहाँ पर आए थे, वो पीएचडी करके गए हैं, तो मुझे काफ़ी इंफॉर्मेशन थी सिस्टम की ना। इस सिस्टम से हमने सीखा, और एक ही चीज़ हमने सीखी कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर मेंटर कर दें, गाइडलाइन दे दें पाकिस्तान में, और अमेरिका आप भेज देते हैं, फिर आप उनको छोड़ दें, ठीक है ना, फिर आप उनको छोड़ दें, वो पीएचडी करेंगे, वो फिर आपका एसेट बनेंगे, ठीक है ना। अब जितने भी एक्सपर्ट इस वक्त बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, खासकर ये सारे वो हैं जो कि अपनी स्ट्रगल करके आए अमेरिका में ना। उन्होंने अपना टॉफल किया, जीआरई किया, एडमिशन्स लिए, यहाँ पर पीएचडी की, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बने, जो भी हुआ। अब कुछ नहीं तो मिनिमम वो पाकिस्तान में अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो 200, 400, 500, $1000 भेज ही रहे हैं ना, या तो वो कुछ फिजिकली भी कर रहे हैं या भेज रहे हैं। अच्छा, मॉडल क्या था? मॉडल ये था कि ये जब मैं 95 में आया था, तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई डिड, कि मैं फॉल में आया था, तो मैंने स्प्रिंग में अपने दोस्त को भी साथ ही मैंने खींच लिया था पीएचडी के लिए। उसके बाद हमने एक लाइन लगा दी थी, क्योंकि हमें सिस्टम समझ आ गया।
हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना, जितने भी, पहले तो हमने अपने दोस्तों को बुलाना शुरू किया जो हमारे कॉलीग्स थे या आगे पीछे थे। जब वो ख़त्म हो गए तो फिर हमने इन जनरल स्टूडेंट्स को बुलाना शुरू कर दिया। फिर ये इंटरनेट आ गया, वो हमने एक पूरा प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया। फिर जब HEC का मामला आया, वो सारा सिलसिला होता रहा। जब HEC ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, पाकिस्तान US नॉलेज कॉरिडोर, जिसके अंदर वो $1,20,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट को देते हैं और उसको कहते हैं कि आप जाएं अमेरिका के अंदर, आप PhD करें और आप वापस आ जाएं। ठीक है, अब मेरी उसके ऊपर बहुत रिजर्वेशन थी कि आप $120,000 एक स्टूडेंट्स पे लगाते हैं, फिर आप उसको कहते हैं आप PhD के लिए जाओ, फिर तुम वापस आ जाओ, और वापस आपने फिर उसके लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया हुआ ना। 600 PhD स्टूडेंट्स इस वक्त पाकिस्तान, जो आखिरी मुझे पता था 600 PhDs हैं जो कि फारिग बैठे हुए हैं, जिनकी एक एसोसिएशन भी बनी हुई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब देखें, मैं ये बड़े ही टैलेंटेड और एक्सपर्ट डॉक्टर साहिबान इस पैनल के अंदर बैठे हैं और ये इसको सेकंड करेंगे। 99.9% जो PhD प्रोग्राम होते हैं वो फंडेड होते हैं। वो या तो उसको इंडस्ट्री ने फंड किया तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, या आप किसी NIH का है या डिफेंस डिपार्टमेंट का या किसी का ना एक प्रॉब्लम होता है, भाई ये आपने प्रॉब्लम मुल्क का सॉल्व करना है, इसके लिए ये ले फंड। वो कहते हैं जी आप हमें लेबर दे दें। लेबर होती है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की फॉर्म में। ठीक है, अब ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की फॉर्म में वो लेबर होती है, वो PhD करते हैं, पर्चा छापते हैं, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद बंदा पोस्ट डॉक करे, वापस जाए, जो भी करे, हु केयर्स, लेकिन उनका काम हो जाता है। जितने प्रोजेक्ट पैसे देकर आप करते हैं, भाई मैं एक प्रोफेसर के पास जाता हूं पाकिस्तान में, कहता हूं जी मेरे पास $120,000 है, मेरे पास फीस भी है, स्टाइपेंड सब कुछ है। वो खुडे लाइन का जो प्रोफेसर बैठा होता है ना, वो कहता है आजा भाई मेरे पास आ जा। उसके पास प्रोजेक्ट ही नहीं है, क्योंकि उसके पास फंडिंग नहीं है, उसके पास प्रोजेक्ट नहीं है। बाहर से जब बंदा उसको कहता है कि यार मेरे पास पैसे हैं, वो कहता है आ जाओ मैं तुम्हें प्रोजेक्ट करवा ले, तो उसके पास प्रोजेक्ट है नहीं। अब इवन ये जो 6-6 महीने के लिए जो इससे पे बच्चियां यहाँ पर कई आती हैं, कई हमें कांटेक्ट करती हैं और वो कहती हैं कि सर उनके पास तो कोई ऐसा खास प्रोजेक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो पैसे आ रहे हैं, वो प्रोफेसर रख लेता है। हमने HEC के साथ बैठ के पूरा उनको एक रोड मैप दिया। अब मैं बाबर आपके मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ आपके दूसरे क्वेश्चन के साथ। मैंने 2-3 साल पहले, जब 2015 में US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर फरवरी में ये हुआ था, उसके बाद मैं इनके पीछे पड़ गया। मैं एहसन इकबाल तक हमने बात पहुंचाई, हमने उसके डॉक्टर मुख्तार को हम मिले और पूरा एक रोड मैप हमने उनको बना के दिया। इनकी 3 लड़कियां आई थी, हमने 3 लड़कियों को पूरा किया कि आपने बच्चों की GR, मैंने उनको कहा था कि आप 120,000 एक बच्चे को देते हैं, ठीक है, और पता नहीं इन्होंने 1000 बच्चा इन्होंने भेजना है हर साल ना, और 10,000 टोटल PhD के बैनर टोटल अभी तक पिछले 5-6 सालों में मेरा टोटल 50 बच्चे भी नहीं गए। मैंने कहा कि आप 120,000 एक बच्चे की आप मुझे फंडिंग कर दें, मैं पाकिस्तान के अंदर एक इकोसिस्टम बनाता हूँ, एक मैं नेटवर्क बनाता हूँ, मैं बच्चों को आइडेंटिफाई करूंगा, मैं बच्चों की GRE की ट्रेनिंग करूंगा, उनकी मैं TOEFL की ट्रेनिंग करूंगा, उनको US यूनिवर्सिटी के अंदर हम अप्लाई करवाएंगे। अगर 100 बच्चे को हम अप्लाई करवाएंगे, 100 में से 50% को फंडेड पोजीशन मिल जाएगी। यानी कि मैंने एक बच्चे की ट्यूशन फीस लेके मैंने पूरा नेटवर्क वहां पे एस्टेब्लिश करना है और इन बच्चों की ट्रेनिंग करके मैंने अमेरिका में अप्लाई करवाना है। और अगर साल के अंदर 40, 50, 60 बच्चे के अगर दाखिले हो जाए जो कि फंडेड होंगे, तो ये विन विन गेम है। अब ये वो बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे, वो यहीं पे रह जाएंगे, यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेंगे। जब वो एस्टेब्लिश हो जाएंगे, अब ऑन देयर फीट हो जाएंगे, वो पाकिस्तान का एसेट बनेंगे, वो पाकिस्तान में रेवेन्यू भेजेंगे, पाकिस्तान में काम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आज अगर अमेरिका के अंदर CEO है तो ये वो बच्चा था, गूगल का इंडियन है, वो ये बच्चा था जो आया था, इसके ऊपर वो तलवार नहीं थी तुमने वापस जाना है। आज मेरी यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन है, हमारी फिजिक्स डिपार्टमेंट की जो चेयर है वो इंडियन है, हम जहां कहीं भी जॉब अप्लाई करते हैं वो सारे के सारे इंडियन है। ये इंडिया से ऐसे नहीं आए थे, ये इंडिया से स्टूडेंट वीजों पर आए, इन्होंने आके दाखिले लिए, एडमिशन लिए, पढ़े, अब उस जगह पर आप ये बैठे हुए हैं जहां पर ये कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम अपने बच्चे को कहते हैं कि भाई तुम जाओ फिर वापस आ जाओ। और ये बात 1993 में जब HEC नहीं बना था, SNT बना था, उस वक्त SAT का मिनिस्टर था या सेक्रेटरी था, वो कायदे यूनिवर्सिटी में आया था। ये वो टाइम था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था अमेरिका आने की, उसने भी ये बात की थी
कि यार हम 100 बच्चे SNT पे भेजते हैं और उन 100 में से या तो मुकम्मल ही नहीं कर पाते या वापस नहीं आते। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि आप वो काम करें जो लोगों ने काम किया, कि आपने मैसेज को कैसे ट्रेन करना है और मैसेज को कैसे पहुंचाना है, और फिर आपकी पाकिस्तान की इकॉनमी देखें। अब उसी की तरफ आ जाइए, आपकी मैं दूसरी बात के साथ कनेक्ट करता हूं कि जो मैंने जो रोला डाला हुआ है AI का, वो इसलिए सर डाला हुआ है कि आपके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत थोड़ी है, ठीक है ना, साल 2 साल की है। इसके साल अगर आपने अपने मैसेज को ट्रेन कर दिया तो आप चले जाएंगे, वरना हम ऑब्सलीट हो जाएंगे, ठीक है ना, हमारा टाइम नहीं है जी, दौड़ से बाहर निकल जाएंगे फिर। हाँ, उस दौड़ से हम बाहर निकल जाएंगे। ये हमारे पास चंद साल हैं फॉर 2 रीजन। एक तो टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आगे जा रही है, अगर हमने इस टेक्नोलॉजी के साथ कीप अप नहीं किया हम पीछे रह जाएंगे। दूसरा, जो मेरी यूथ है उसकी भी तो एक विंडो है ना यार, वो बाबा बनने से पहले ही तो मैंने उसको कैप्चरलाइज करना है ना, मैंने पहले ही उसको ट्रेन करना है। मैंने ये तो नहीं करना वो बाबा बन जाए फिर मैं उसको ट्रेन करूंगा। वो कल किसी ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बड़ी अच्छी बात पसंद आई। उसने कहा कि यार ये बंदे को अब हम ट्रेन कर सकते हैं। कहते नहीं यार, वैक्सीनेशन का एक टाइम होता है। जब हम बचपन थे ना तो हमें उस वक्त वैक्सीनेशन उसका टाइम होता है, वो जब बाबे हो जाते हैं वैक्सीनेशन नहीं होती है, लगती है। जो ट्रेनिंग होती है ना वो एक टाइम पे होती है, वो जब वो आगे उस वक्त ट्रेनिंग नहीं होगी। तो ये दिस इज द राइट टाइम फॉर 2 रीजन। हमारे पास वो मेंटल वो एक ब्रेन है, वो यूथ है, वो टाइम है, वो लोग मौजूद हैं। दूसरा ये है कि इट्स नीड ऑफ द टाइम, टेक्नोलॉजी भी है और ब्रेन भी। हम अगर हम उनको मैसेज को इस वक्त ट्रेन करें तो हम पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। और ट्रेन किस तरह करना है, ये सारा का सारा आपके पास 150 साल का तजर्बा आपके पास बैठा हुआ है। और पिछले अगर आप बुलाएं तो आपने 500 साल का तजर्बा आपने यहाँ पे बुलाया पिछले 7 दिनों में। इनको बुलाएं, इनको टेबल पे बिठाएं, इनके सामने बड़े प्रोजेक्ट रखें कि ये वाले हमारे प्रोजेक्ट हैं, इनको हमने करना है। बताएं आप किस तरह कर सकते हैं, जिस तरह अमेरिका ने किया है, जिस तरह मलेशिया ने किया है, जिस तरह चाइना ने किया, जिस तरह दूसरे लोगों ने किया। अपने ही ब्रेन को बुला के जो ट्रेंड थे उनसे सीखा और फिर उन्होंने मुल्कों को आगे लेके जाए। इसके अंदर मुझे कोई 2 राय आती ही नहीं है कि अगर आज आप काशिफ को कॉल करते हैं, यार काशिफ हमने IoT का एक सेंटर बनाना है और मुझे ये काम करना है, आई वुड नॉट सी एनी रीजन कि काशिफ क्यों नहीं आएगा। ये बंदा मुल्क के लिए करना चाहता है, इसका तजर्बा है। इस तरह और बहुत से लोग बैठे हुए जो कि पाकिस्तान के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें। अगर उनको वहां पे कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, और जिनको चाहिए कुछ नहीं, ये वो लोग हैं जो देने वाले हैं, ये लेने वाले नहीं हैं, ये देने वाले हैं। जो लेने वाले हैं वो खान साहब के दाएं बाएं बैठे हैं एक्सपर्ट, वो बैठे हुए हैं। पॉलिटिकल की जरूरत नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं, इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इनके तजर्बे हैं, इन्होंने मारे खाई हुई हैं, ये 20-25 साल आगे देख रहे हैं। क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में ये बैठे हुए हैं, ये उस सोसाइटी के अंदर 20-25 साल की प्लानिंग वो देख रहे हैं। तो इनको पता है कि उन्हें पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। तो लिहाजा मैसेज को ट्रेन करें, लार्ज स्केल पे ट्रेन करें, फिर ही इस विंडो को हम अगर कैप्चर कर लिया देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ना ब्रदर, हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब शुक्रिया। मैं सर अशरफ की तरफ आऊंगा और मेरे पास 2 लोग ऐसे हैं, डॉक्टर अशरफ और सलीम रफीक साहब, जो कि बहुत अरसा बाहर रह के आए। डॉक्टर साहब ने वहाँ से PhD की, सलीम साहब ने वहाँ पे 35 साल गुजारे और वापस पाकिस्तान आए और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। सर अशरफ, आपकी तरफ आके मैं सेम सवाल करूंगा, बल्कि जहाँ पे डॉक्टर शाहिद भाई ने छोड़ा है वहां से अगर आप इसको कंटिन्यू करें कि आप किस तरह देखते हैं ये सारी सिचुएशन को। डॉक्टर शाहिद ने काफी डिटेल से इस पे बात की है और बड़ी सही तरीके से बात की है। पॉइंट ये है कि हमने भी 1985 में इसी तरह के मिनिस्ट्री ऑफ IT, उस वक्त नहीं थी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती थी, उसके स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो बहुत से मुल्कों में स्टूडेंट्स को भेजा गया, 400 स्टूडेंट्स पर ईयर। और फिर ये कि एक्सपेक्टेशन यही थी कि सारे लोग जो है वो वापस आ जाएं और आके यहाँ पे आके काम करें, कंट्रीब्यूट करें और समथिंग। लेकिन वही बात है कि वापस यहाँ पे वो एनवायरनमेंट और वो उनके लिए वो क्रिएट नहीं किया गया जो उनके काम करने के लिए। लेकिन पॉइंट ये है जो आपने क्वेश्चन जिक्र किया है ना सिचुएशन का, वो ये है कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अगर एक कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स बनता है, उसके पास एक क्वालिफिकेशन आ जाती है, एक स्किल आ जाता है, तो वो दुनिया में कहीं भी होगा
तो वो अपने मुल्क के फायदे के लिए काम करेगा और कर सकेगा। ठीक है, ये बात हमें समझने की है। ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी डिग्री लेके सारा कुछ करके और वापस मुल्क में आएगा तो तभी यहाँ पे आके उसको हम कहेंगे कि वो फायदा दे रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है। वो दुनिया में कहीं पे भी बैठा होगा तो वो वहां से बैठ के अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहा होगा, अपने मुल्क के फायदे के लिए इन्फ्लुएंस यूज कर रहा होगा, वहां से जो इनकम कमा रहा होगा उसका कुछ हिस्सा वापस भेज रहा होगा। फिर उसके बाद ये जैसे आज हम बातें करते हैं कि दुनिया के बड़ी बड़ी IT फर्म्स जो कि दुनिया का आधे से ज्यादा कैपिटल अपने पास है उनके, और उनके सबके हेड जो हैं वो इंडियंस हैं, हम बड़े मतलब उसके साथ में बात करते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये एक दिन में नहीं हुआ, ये एक दिन में नहीं हुआ। मैंने 1981 में इस्लामाबाद के एक होटल में एक सेमिनार सुना था, वहां पे एक डॉक्टर साहब थे, मुझे अभी भी नाम याद है किसी हद तक, मैं डॉक्टर जदून, वो उन्होंने उस वक्त बात की थी कि दिस इज द टाइम एंड एरा कि हम IT की फील्ड में दाखिल हो जाएं। हमें IT की फील्ड ऐसे ही है कि हम बाकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो हमने मिस किए हैं, हम उसमें शामिल नहीं हो सके, हम चाहे उस वक्त एक आजाद मुल्क थे या नहीं थे। बट द पॉइंट इज कि अभी मौका है कि इस कंप्यूटर रेवोल्यूशन के अंदर, IT के रेवोल्यूशन के अंदर जो नॉलेज इकोनॉमी की तरफ लेके जा रही है उसके अंदर हम शामिल हो जाए और दुनिया को लीड करें। सो व्हाट वी एक्चुअली नीड इज कि हमें मेहनती बच्चे बच्चियां चाहिए और कंप्यूटर चाहिए, ये दो चीजें चाहिए। हमें कोई मटेरियल नहीं चाहिए, हमें कोई मटेरियल साइंटिस्ट नहीं चाहिए, हमें कोई इंडस्ट्री उस तरह से नहीं चाहिए, हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट, फैक्ट्रीज, ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमें बंदे चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स जो है वही इसमें फैक्ट्री है, वही इसके अंदर रॉ मटेरियल है, वही इसके अंदर सारी चीजें, और उसको एक कंप्यूटर चाहिए जिसपे वो काम करे। अच्छा, और उसमें मुझे ये लगता है कि वो उनकी बात को इंडियंस ने सुन लिया और उन्होंने से हजारों स्टूडेंट्स निकाले जो आज सारी दुनिया को मैं कहूंगा रूल कर रही हैं। दे आर रूलिंग द वर्ल्ड, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि हम अभी जो है ना वो लाइन पीट रहे हैं जिसको कहते हैं, मतलब ये कि आज भी हम वही बातें करें जी उन्होंने ये कर लिया, भाई उन्होंने एक दिन में तो नहीं किया ना, मतलब दिस इज अ जर्नी ऑफ अबाउट 40 ईयर्स, 40 साल के सफर के बाद आज हम ये चीज सिचुएशन देख रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि हमें अभी, अगर हमने बात यह कि पीछे मुड़ के देखना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है, उससे लेसन जरूर ड्रॉ करने चाहिए, बट द पॉइंट इज कि वी नीड टू लुक फॉरवर्ड कि अभी हमें आज यहाँ पे बैठे हुए क्या करना चाहिए। शायद ने रास्ता बताया, बाकी लोगों ने बात की, ये सारे रास्ते वायबल हैं। हमें लोग मुल्क के अंदर आज भी, मैं ये नहीं कहता कि जो लोग वापस आए वो कोई नुकसान देते, मेरा ख्याल ये है कि मैं भी उस ग्रुप में शामिल था जो 1985, 86, 87 में जो लोग पढ़ने के लिए गए। आज हमारे उस ग्रुप के अंदर से मेजॉरिटी लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हैं, डीन्स हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, उसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर बड़ी सीनियर पोजीशंस के ऊपर है, ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी चीजों में वो लोग जो है अपना काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग पोजीशन के ऊपर है। तो ये लोग भी ये उसी ग्रुप के लोग हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर उस वक्त डॉक्टर महबूबुल हक की वो विजन काम ना करती तो उनको भी उस वक्त किसी ने यही सवाल कहा था कि ये लोग जा तो रहे हैं तो जी इनमें से वापस कोई नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा था जी मेरी नजर में अगर 25% भी आ गए तो ये सब ठीक हो जाएगा। You see, he had that understanding, but the point is कि अभी जो लोग वापस आए, although that was a very large percentage, वो भी आके ऐसा नहीं है कि जाये हो गए हैं, वो इस वक्त पूरे मुल्क की, मेरा ख्याल एकेडमिया को जो चला रहे हैं ये फंडामेंटली उसी ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़िया नहीं है इस तरह से। तो आदमी बाहर रह जाता है वो भी यूजफुल है, आदमी वापस आता है वो भी यूजफुल है। तो हर दोनों पॉइंट है कि वो बंदा गेनफुली कंट्रीब्यूट कर रहा हो अपनी सोसाइटी की तरफ। दिस इज द ओनली मेन थिंग, चाहे वो किसी फील्ड में भी है, वो चाहे वो इंडस्ट्री में है, चाहे वो एकेडमिया में है, चाहे वो गवर्नमेंट में है, चाहे वो किसी और जहां भी है, अगर वो गेनफुली कंट्रीब्यूट कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि दैट इज गोइंग टू बी द मेन रीजन टू कैरी इट ऑन। तो इसमें हमें किसी तरह से कोई इनहिबिशन नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को स्कॉलरशिप पे भेज के फिर हम उसको फोर्स करें या उसको कुछ कहें। सो वी लेट द पीपल डू अकॉर्डिंग टू व्हाट देयर कैपेबिलिटीज आर, व्हाट देयर अंडरस्टैंडिंग, जो भी उनके अंदर सलाहियत है वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अगर मुल्क और कौम के लिए कोई अच्छी बात कर सकते हैं तो मेरा ख्याल में हमें उसे अप्रिशिएट और उसे सपोर्ट करना चाहिए। लवली सर, लवली। मुझे अच्छी तरह याद है सर, ये आपने मुझे कोई 3-4 दफा
हमारी डिस्कशन में ये आया कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह गए हैं, जो वापस नहीं आए, वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि डॉक्टर शाहिद कमर, डॉक्टर अली काशिफ और जितना भी हमारा पैनल था इसके अंदर बोलने वाला, हमारे जो बहुत से लोग थे वो पाकिस्तान से बाहर। और 7 दिन का सर आपको अच्छी तरह पता है इवेंट का, सलीम साहब को पता है 7 दिन का कैसे हुआ, आसिम साहब को पता है और हिशाम को पता है। इसी वजह से हुआ कि हमारी ख्वाहिश थी कि जितने लोग पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं, सीनियर पोजीशंस पे बैठे हुए, वो इस समिट में ज़रूर बोलें, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। हिशाम भाई, आपके पास कोई सवाल है? मैं सर सलीम की तरफ जाऊंगा। नहीं, आप चलें, ये बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है और मेरे ख्याल में अच्छी बात यह है कि सब आंखें खोल के और दिमाग खोल के सही बात बोल रहे हैं, जो होनी चाहिए। ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज हाउ इट शुड बी रादर देन हाउ इट इज, वो बैलेंस करती है सारी बात को। मेरे ख्याल में हमने गलतियां की हैं एज अ नेशन और सबके सामने, पर एक बात है, देर है दुरुस्त है, समय लगी है तो ठीक कर ले। कितनी देर लगेगी? एक पीढ़ी सेक्रीफाइस, एक दिहाई, उसके बाद तो इंशाल्लाह प्रॉस्पेरिटी है ना। तो हर नेशन को किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आसान रास्ते, मुश्किल रास्ते, जिसने जो चूज करना है, सब्जेक्ट टू देयर ओन चॉइस, बट एट द एंड ऑफ द डे नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। मैं एक चीज ऐड कर दूं डॉक्टर अशरफ के सर, मेरा ख्याल आपका वही टाइम है कि जब माय एल्डर ब्रदर डॉक्टर एतजाज कमर वो यहाँ पे आए, पीएचडी की उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में, फिर वापस चले गए, उन्होंने केरल ज्वाइन किया, फिर वो मेंबर साइंस रिटायर हुए, फिर अब आईएसटी में वो प्रोफेसर हैं। तो ये भी लोग हैं जो करके चले गए, फिर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, वो बड़ा अच्छा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो ये इसी तरह ही चलता है, कुछ रह जाते हैं वो भी करते हैं, जो चले जाते हैं वो भी करते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। डिसीजन वो एक बात है, वो जो शायद भाई बोली, अगर जो भी डिसीजन है वो आपके अंदर से आना चाहिए ना, और सिस्टम को आपको हमें उनकी अपॉर्चुनिटीज को, इनोवेशन जो उनके अंदर इनोवेशन है उसको निकालना है। वो कोई भी है, वो पीएचडी है, वो एक बच्चा, वो एंटरप्रेन्योर है, हमें उसके लिए जो सा ना वो एक प्लेटफॉर्म या वो एनवायरनमेंट देना है जिसमें वो पनप सके, और इसी तरह ही ना वो मुल्क जो सा वो तरक्की करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त डॉक्टर अली काशिफ। मैं सर सलीम की तरफ जाऊंगा। सलीम भाई, आपका क्या ख्याल है सारे मामले में, क्योंकि आप उनमें से हैं जो कि 30 साल से ज्यादा बाहर गुजार के वापस पाकिस्तान आए और माशाल्लाह आपने कंट्रीब्यूट भी किया और स्टिल कंट्रीब्यूटिंग। जी, मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं और सबके बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं। हमें इस चीज़ पे अब नहीं जाना चाहिए कि ये होता तो ऐसे हो जाता, ये करते तो ये हो जाता, वो होता। दैट्स ऑल गॉन। हमें देखना है कि आगे हमने क्या करना है और हम जो कर सकते हैं उस पर अपना अपना वो करें, क्योंकि ये बहस हमारी बहुत ज़्यादा चलती है अक्सर कि ऐसा हो गया। मैं कमेंट्स में भी देख रहा था कि ये हो जाता, वो हो जाता। तो आई थिंक दैट्स वी कैन लर्न फ्रॉम इट, बट वो सिचुएशंस इतनी डिफरेंट थी आज से 40 साल पहले, आज से 30 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 5 साल पहले। तो अब हमारी सिचुएशन इतनी डिफरेंट है और हमारी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, और यू कैन से हमारी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और हमारे पास टूल्स, टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम बड़ी स्पीड से कैच अप कर सकते हैं। तो इट्स आई थिंक मेरा यही ख्याल है कि हमें फोकस करना है आज पे, और आज से आगे हम जाके क्या करना चाहते हैं और टारगेट्स और वो जो हमने प्लान करने हैं उस पर हम करें। और आई थिंक इट्स अगर हम अपना सिंसियर एफर्ट लगाते हैं, और जो मुझे कोई शक नहीं है कि सब लगा रहे हैं, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम अपनी टारगेट्स को अचीव भी कर लेंगे। मैं एक चीज ऐड करूंगा सलीम साहब, मैं क्रिकेट का बहुत फैन हूँ। एक दफा ना इनका साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हो रही थी 1998, और वहां पे एक प्ले कार्ड पड़ा क्राउड में, और वो प्ले कार्ड मेरी जिंदगी में somehow it has played a very instrumental role, वो मुझे याद रह गया। उस पे लिखा हुआ था, वर्ल्ड bear with us, we are in a reconstruction phase and we will come back stronger. There's always a
good time to restart again, rethink your priorities and set the agenda, you know, for the future. उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम तो होता कोई नहीं है, और मैं आपके कमेंट से 100% एग्री करूंगा कि अब आगे चलते हैं, अब आगे निकलते हैं, जो होना था हो गया, पास को क्या ब्रैक करना और क्या उस पे सॉरी। तो बड़े पुराने आदमी हैं। चले, किसी ने तो एक्नॉलेज किया, मैं तो 7 दिन से कोशिश कर रहा था, ये बाबर आप लोगों ने मेरे मत्थे लगा दिया, और तारीफ ही करता है, वो तो उल्टा। आसिम भाई अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum everybody. Actually I was believe it or not, I was actually in an online lecture with IBA, जिसमें एक Kellogg यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेस्टर्न स्कूल जो अमेरिका की बड़ी हाईली रैंक यूनिवर्सिटी है इन बिजनेस स्कूल्स, Kellogg, उसके एक प्रोफेसर एक लेक्चर दे रहे थे ऑन एंटरप्रेन्योरशिप कि हाउ proper planning and execution and market research are important for success of startups. So it was a good talk. So इसलिए I couldn't join earlier. So ये इस वक्त जो आपका डिस्कशन हो रहा है उसका यानी what's the theme? अच्छा, थीम बड़ी सिंपल सी है। हमने वेरियस क्वेश्चन किए हैं सबसे, और उसमें एक सवाल आपके लिए ये बनता है, आप एंटरप्रेन्योरियल जो पाकिस्तान का इकोसिस्टम है इंशाल्लाह उसके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या करंट चैलेंजेस हैं जो हमें आपकी तरफ से नहीं हमारी तरफ से जो एंटरप्रेन्योर्स बनने जा रहे हैं उनको फिक्स करने चाहिए? देखिए, ये एंटरप्रेन्योर इस तरह तो नहीं बन जाते कि आपने MBA कर लिया तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. यू नीड skill set and some hands-on experience in the field in which you want to launch a new business. तो अगर आपका उस फील्ड में खुद एक्सपीरियंस नहीं है तो building pies in the sky will not work. So you need good experience before launching a startup, क्योंकि उसमें मार्केट रिसर्च भी आएगी, उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग भी आएगी, उसमें प्रोडक्ट प्लानिंग भी आएगी, मार्केटिंग भी आएगी, सेल्स, ऑल दीज एरियाज just like a normal business, except a startup is a new business which is trying to get new customers and then grow gradually. So you need a team of people having expertise in different areas. So just having a programmer and an MBA is not going to deliver results. So you need people with experience who are mature, who understand their market and their target customer and which problem are they trying to solve. देखें, एक और चीज आज मैंने लर्न की कि don't just be a product manager, become a problem manager. Try to understand which problem are you trying to solve for the customers. So just creating a product doesn't mean anything अगर customers को वो product चाहिए नहीं. मसलन एक example उन्होंने दी कि जी ये जो आजकल बड़ी digital payments की बात होती है, it has not grown in developed markets, in advanced markets like North America and USA, क्योंकि वहाँ लोग multiple credit cards, debit cards, हर किस्म के उन्होंने cards रखे हुए हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है इसकी digital payments की. यहाँ हमारी जैसी countries में problem है क्योंकि पाकिस्तान तो hardly 1 million लोगों के पास credit card हैं. हाँ, उनके लिए ये जो Jazz Cash और इस तरह Easy पैसा और इस तरह के जो मोबाइल वॉलेट्स हैं और जो डिजिटल पेमेंट के सॉल्यूशंस हैं, those are handy for them because without having a credit card they can make these payments. So you need to understand which market are you operating in, what is the need of the customer, and then come up with solutions which fulfill those needs. So proper research will lead to success, otherwise not. बाबर साहब, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, अगर मुझे इजाजत दे तो. जी प्लीज.
अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, थैंक यू फॉर योर पॉइंट। ये मैं आपने जब मुझे शुरू में पूछा कि मैंने दुनिया में कोरिया, जापान, डेनमार्क और यूके में क्या सीखा, तो एक चीज मैंने यूके में आके जो सीखी कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है ना, वो पेपर है, वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब हमारे जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से दिस वे और दैट वे दे आर रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स, लैक ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पास डेटा नहीं है। अब यूके ने, अगर इंग्लैंड ने दुनिया पे हुकूमत की तो यकीन करें कागज से कुछ भी नहीं था। ये सब कॉन्टिनेंट में आए तो कोई फौज नहीं लेके आए थे। इनके पास वो डॉक्यूमेंटेशन थी जिसके साथ उन्होंने आके लोगों को डिफरेंट जो सा ना, वो जो भी डिटेल उनकी पॉलिसीज थी उसके मुताबिक लोगों को डिक्टेट किया, मॉनिटर किया और वर्ल्ड को लीड किया। आज भी अगर दुनिया में देखें तो अगर यूके या यूएस से वो लीड कर रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि इनके पास जो सा ना वो स्टैंडर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो टेक्नोलॉजी बनती है कोरिया में, टेक्नोलॉजी बनती है जापान में, टेक्नोलॉजी बनती है कहीं और, लेकिन आपके जो जो ISO स्टैंडर्ड या बाकी स्टैंडर्ड है ये यूरोप के अंदर है। सही। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर, जो मैं आसिम भाई की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि वो टेक्निकल स्किल्स की भी कमी है, लेकिन जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए अब इस टाइम में जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो वर्ल्ड के तकरीबन 3-4 प्रॉब्लम पे प्रोजेक्ट्स मेरे अंडर उन पे काम कर रहा हूँ, जो कि अभी तक कहीं पे भी डेवलप नहीं हुए। लेकिन उसके लिए अब प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। आप यू गो थ्रू सर्टेन थिंग्स। अगर आप कहते हैं कि आपने ये सिस्टम डिजाइन करना है तो उसके लिए आपको 4-5 पिलर चाहिए, 4-5 आपको डेटा सेट चाहिए। डेटा सेट अगर अवेलेबल ना हो तो यू आर स्टक। अगर आपको डेटा सेट के अलावा आपको दूसरी जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, आपको जो टेक्नोलॉजीज हैं, कंपनी की पॉलिसी है, कैसे जो सा गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, ये जो सा कैसे वायलेट होगा, डेटा जो प्राइवेसी लॉज क्या हैं, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे देन अगेन आई एम स्टक, राइट। तो ये अब अगर इसमें आसिम भाई का वो कंट्रीब्यूशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब वो जो सा ना एक नया उन्होंने वेंचर स्टार्ट किया, तो हमें किसी ना किसी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव करना है। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ही नहीं होता कि आपने एक लैंड कैसे रजिस्टर करवानी है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। आपने CNSC कार्ड कैसे बनाना, आपके पास डॉक्यूमेंट कोई नहीं होता। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज होती है और इतनी लंबी डॉक्यूमेंटेशन होती है। यू कैन नॉट विद द पावर ऑफ द डॉक्यूमेंट, द पावर ऑफ डॉक्यूमेंट यू कैन डू अ लॉट ऑफ। तो हमें इस एरिया पे भी गौर करना है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करना है। मैंने एक बड़ी छोटी सी जो था ना वो बच्चों को एक टिप्स दी थी। मैं अपने टॉक में तकरीबन 3-4 साल पहले, शायद निशात भाई भी साथ थे, तो मैंने एक बात उनसे की थी कि आप अपने फिनोमिना को, अपने आप मुल्क को, अपने कंट्री को चेंज कर सकते हैं। अगर कंट्री को नहीं तो शहर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब कुछ अर्सा पहले जब ये टेररिज्म थी, तो जब आप पाकिस्तान सर्च करते थे तो आता था ऊपर ना वो एक 3-4 लाशें लटकी हुई, कहीं पे कुछ आ जाता था, कहीं पे कुछ आ जाता था। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यही बच्चे जो कीबोर्ड वॉरियर है, इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर ऑलरेडी कीबोर्ड वॉरियर्स। विकिपीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म, आप वहां पे जाएं, आप अपनी सिटी को प्रमोट कर करके मत पार्डन करें। सही कहा। हाउ डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? ठीक है, अगर आप एक सिटी के अंदर आपकी इतनी पॉपुलेशन है, आप एक छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन ऐड करना शुरू कर दें। आप दिन के भी नहीं, महीने के बाद आधा घंटा भी बच्चा दे दें। आप यकीन करें, आप दुनिया की डायनामिक्स बदल दें। आप पाकिस्तान की डायनामिक्स बदल दें। बिकॉज आज के दौर में वो ये नहीं देखते कि टीवी क्या बात कर रहा है। आज के दौर में वो पहले सर्च करते हैं गूगल पे जाके। इफ देयर इज एनीथिंग दे गोस टू गूगल। तो अगर आप गूगल कैसे सर्च उठाता है, वो आपके डेटाबेसेस से, क्यूरी से वो सर्च उठाता है। अगर आपकी वहां पे इतनी ज्यादा एंट्रीज होंगी, आप दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं, आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। आप अगर अपने आप को प्रमोट करेंगे तो दुनिया के जो बेशुमार कॉरिडोर हैं वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे। बिल्कुल सही। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अब हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे थोड़ी देर में। दो चीजें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाजमी करनी चाहिए। स्टूडेंट्स नहीं, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, दो चीजें जरूर करनी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आप अपने अपने प्रोफेशन में, चाहे आप डॉक्टर हैं, सर्जन डॉक्टर हैं, आप PhD डॉक्टर हैं, जिस तरह हमारे पास डॉक्टर हजरात हैं, आपने MBA किया हुआ है, आपने MBA नहीं किया हुआ, आप मेरी तरह सिंपल एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, यू शुड स्टार्ट राइटिंग योर ब्लॉग। पाकिस्तान से ब्लॉग लिखें, पाकिस्तान से बाहर बैठे ब्लॉग लिखें, अपनी डिजिटल स्पेस को क्लेम करें। क्लेम योर डिजिटल स्पेस।
सबसे पहला ये काम करें। नंबर 2, अगर आप डेवलपर हैं तो आपका गिटहब पे अकाउंट होना आप पे फर्ज है। अगर आप डेवलपर हैं, ये फर्ज है। गिटहब इज योर मार्केट प्लेस। गिटहब आपको नौकरी भी दिलाएगा, गिटहब आपकी गिग है, गिटहब आपका प्लेस है जहां से लोग आपको सर्च करके आपको काम देंगे। हम प्रोफाइल्स बनाते हैं अपनी मुख्तलिफ जगहों पे। आई एम नॉट अ प्रोग्रामर, आप सबको पता है मैं प्रोग्रामर बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो क्लाउड का काम करता हूँ, क्लाउड का एक्सपर्ट कह लें या प्रोफेशनल कह लें। मुझे पिछले दिनों एक जर्मन कंपनी से मेरे गिटहब की प्रोफाइल देख के एक जॉब ऑफर हुई। अच्छे भले पैसे थे उसके, और उन्होंने कहा कि जी वी सॉ योर प्रोफाइल ऑन गिटहब एंड वी बिलीव दैट यू विल बी अ बेस्ट पार्ट फॉर अस, सो जॉइन आवर टीम। हियर इज अ लिंक, जस्ट सेंड अस योर सीवी, इस फॉर्म में फिल करो एंड विल टेक केयर ऑफ दैट। अच्छा, मेरे लिए बड़ा अमेजिंग था कि उस गिटहब के अकाउंट के ऊपर मैंने तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं की, सिवाय इसके कि मैं मुख्तलिफ जो फॉरम्स हैं उनको ज्वाइन करता हूँ, कमेंट्स कर रहा होता हूँ, कुछ सवाल पूछ रहा होता हूँ कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, और जो फॉर्किंग हो रही है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की फॉर्किंग करता हूँ। तीसरे नंबर पे हमें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को सेट करना है। हमें दिखाना है कि हम कौन है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपनी ब्लॉगिंग के साथ साथ लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं सेट करते। हम एक जगह नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करते 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 सारी जिंदगी गुजर गई और एक भी प्रोफाइल नहीं सेट की। जो आपने दिन में 2 घंटे फेसबुक पे लगाने हैं, 15 मिनट आप लिंक्डइन पे लगा लें। और 15 मिनट लिंक्डइन लगाने से क्या होगा, अगर आप जॉब सीकर हैं तो आपको जॉब मिलेगी, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको लोग कांटेक्ट करेंगे, अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो आप कंपनी चला के बिजनेस गेट कर सकते हैं। इस वक्त बहुत बड़ा सोर्स है ये इस सारी चीज़ों का। तो मैं चाह रहा था कि ये चीज़ें मैं अपने हमारे सुनने वाले इनसे ज़रूर डिस्कस करूं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है। डॉक्टर अली काशिफ ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि जब आपके मुल्क की सर्च की जाए तो ऊपर क्यों नज़र आता है कि ये ऐसा गंदा मुल्क है या इसका ये पिक्चर दिखाई जा रही है। वो अच्छा आपने बनाना है। वो उसका तरीका क्या है? उसका बिल्कुल सिंपल तरीका है। उसका तरीका ये है कि स्टार्ट राइटिंग गुड फॉर योरसेल्फ, स्टार्ट राइटिंग गुड फॉर योर फॉर कंट्री, स्टार्ट राइटिंग गुड फॉर योर कंपनी। अपनी कंपनी के लिए भी तो आप लिखते हैं ना, लिंक्डइन पे जाकर प्रोफाइल बनाते हैं, ब्लॉग में लिखते हैं व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हाट इज SEO, ये सारी बेसिकली यही है। हम कामरान साहब ने और मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले, linuxurdocbts.com। वो linuxurdocbts.com एक नया ट्रेंड था। हमने कुछ 400 से ज्यादा वीडियोस बनाई। एक टाइम आया कि वो जब भी कोई लिनक्स उर्दू लिखता था, लिनक्स CBT लिखता था, वो टॉप पे हमारा नाम आना शुरू हो गया गूगल में, और कई साल रहा। हालांकि हमने किसी किस्म की कोई SEO नहीं की थी, कोई हमारा मकसद ही नहीं था SEO का। अच्छा, फिर आप इस तरह के काम करें जिनसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है ना वो सामने आए। सलीम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सलीम साहब तो अपने लेक्चर्स में, अपने टॉक में सबसे पहले ये दिखाते हैं कि फेसबुक इज अ बिजनेस मीडियम, यूट्यूब इज अ बिजनेस मीडियम। ये सोशल मीडिया नहीं है, ये बिजनेस मीडिया है। अगर वो आपके कंटेंट को होस्ट करके एक ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके कंटेंट की वर्थ है। अब कौन उसको वहां पे जाके पॉजिटिविटी के साथ प्लेस करता है या कौन जाके गपशप लगाता है। गपशप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने 7 दिन की कॉन्फ्रेंस की है। अगले हफ्ते से हिशाम साहब भी इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं सीखना सीखो। तो इसको अगर हम इस पॉजिटिविटी के साथ इन चीजों को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे। ओवर टू यू हिशाम साहब। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया कि इसको क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं और क्लोज करते हैं। वन लाइनर लेके अबाउट what students should do in the future ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके, चाहे वो स्टार्टअप खड़ा करें या वो फ्रीलांसिंग करें। सो सबसे मैं 1-1 मिनट की गुजारिश करूंगा कि प्लीज अपना वैल्यूएबल इनपुट दें, स्टार्टिंग विद डॉक्टर अशरफ। अच्छा श्याम साहब, ये मैं कहना चाहूंगा कि कोई आप एक पर्टिकुलर एक्शन हम अगर कहना चाहें कि
एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी मुश्किल सूरत हाल होगी, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स विच दे हैव टू डू इट। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना, मतलब ये कि मुझे सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा मैं डेफिनेटली लेना चाहूंगा। वो ये है कि मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स या यंग स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज में है, वो दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट देयर लर्निंग, अबाउट देयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, अबाउट देयर लर्निंग फ्रॉम देयर प्रोफेसर्स, या अपने कुछ ऐसे लोग सीनियर जो उनके सामने कोई काम कर रहे होते हैं और वो सॉर्ट ऑफ सक्सेसफुल होते हैं, वो उनसे इंस्पिरेशन लेके तो अपना एक एंटरप्रेन्योरियल सेटअप खड़ा करने की कोशिश करते हैं, एंड दे ट्राई टू सॉल्व द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हैं, और कोई बड़ा ही जिसको कहते हैं चैलेंजिंग प्रॉब्लम दुनिया का, वो सॉल्व करने के पीछे लग जाते हैं, एंड दे थिंक दैट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द रियल थिंग कमिंग इनटू प्ले। तो मेरा पॉइंट, बहुत सारे मैं इस तरह के सेटअप्स में जाता रहता हूं और उनके साथ बात भी होती रहती है। तो मेरा एक्चुअली पॉइंट ये है कि पहले दिन से ही चांद पे जाने की कोशिश ना करें, पहले जमीन पे रेंगना सीखें, उसके बाद जमीन पे जिस तरह से छोटा बच्चा होता है क्रॉल करना सीखे, फिर घुटनों के बल, और फिर उसके बाद खड़े होकर चलना सीखें। जब उन्होंने बात करनी है किसी भी उसके अंदर, तो फंडामेंटली व्हाट इज देयर एम इज टू अर्न समथिंग फॉर देमसेल्फ, अर्न समथिंग फॉर देयर कोलीग्स हु आर जॉइनिंग देम, एंड अर्न समथिंग फॉर देयर एम्प्लॉइज। तो ये जब अर्निंग मोड में जाना है, तो वो फिर अपने जिसको कहते हैं पैशन को साइड पे रखें, और पहले ये देखें कि इस वक्त मार्केट रिसर्च करके कि मार्केट की नीड क्या है। हमें चांद पे जाना जो है वो शायद हमें वो उतना सूटेबल ना लगे जितना कि एक शुगर मिल लगाने वाला बंदा जो है वो देख रहा होता है। मतलब जब आप देखते हैं तो सारे लोग जो, अभी मैं नहीं कहना चाहता कि ये वाई दे गो एंड सेट अप अ शुगर मिल, क्योंकि उनको पता है कि उनके कस्टमर लाइन अप खड़े होके तो वो उनकी शुगर लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मतलब ये कि दे डोंट नीड टू गो आउट एंड गो एंड सेल इट। लोग जो है वो उसके लिए हर वक्त तैयार हैं, कस्टमर उनके लाइन अप हैं, हर वक्त लेने को तैयार हैं। तो हमें एक्चुअली उस टेक्नोलॉजी, उस सब्जेक्ट को अडॉप्ट करना चाहिए जो कि जिसके लिए कस्टमर उनका मौजूद हो, उनके सामने हो, दे अंडरस्टैंड द थिंग वेरी वेल, और उस चीज के ऊपर फोकस करें। और जब वो उसके अंदर कामयाब हो जाए तो देन दे कैन गो स्लोली टू एनी लेवल। तो भाई डे 1 से चांद पे जाने की कोशिश ना करें। मतलब ये मैं देखता हूँ 90% के करीब हमारे एंटरप्रेन्योर्स, ये बच्चे खासतौर पे यंगस्टर्स, दे मेक दिस मिस्टेक, दे लुक एट देयर सीनियर कि जी वो उनके पास बड़ी जबरदस्त किस्म की गाड़ी है, फोन है, घर है, ये है, वो है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उन सीनियर्स ने ये जो चीजें हैं ये एक दिन में हासिल नहीं की, इसके लिए उन्होंने डेकेड्स लगाए हैं। तो हम डे 1 से ये सारी चीजें जो है वो नहीं मिल सकेंगी। मतलब उनको ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एंड बट यू सी ये बात जो है ये समझते समझते ही आती है। तो ये बात जो है ना हमें उन्हें पास करनी चाहिए कि अपने आप को स्लोली एंड ग्रेजुअली उस तरफ लेके जाएं जहाँ पे उनकी एस्पिरेशंस है। तो पहले उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें और वहां से अपनी जो इनकम का सोर्स जनरेट करें, जहां से कि आसानी से वो ये काम कर सकें और अपने सेटअप्स को चला सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नेक्स्ट इज आसिम साहब। आसिम साहब, आप अपनी वैल्यूएबल इनपुट दीजिए, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं फ्यूचर में? देखें, किसी भी ग्रेजुएट के लिए 3 पॉसिबल ट्रैक्स हैं। एक तो वही है कि वो ट्रेडिशनल जॉब सीकर के अप्लाई फॉर जॉब्स एंड होप यू गेट हायर्ड। सेकंड इज you train yourself in a specific skill or tool, and you become a freelancer and start offering your services on different freelancing portals, Upwork, etc. And the third option is you become an entrepreneur. You create a new product or launch your startup. लेकिन entrepreneur बना इतना आसान नहीं है. You need to have some prior experience before you can be successful in launching a new business. तो ये 3 ऑप्शंस है। ऐसे ही अभी मेरे जहन में ख्याल आ रहा था, आज की जो मैंने प्रेजेंटेशन देखी उसमें
प्रोफेसर ने ये भी बात की कि फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बी सक्सेसफुल, कैरेक्टर एंड इंटेग्रिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट. देखें, if the investors cannot trust the entrepreneur and his team, they will not invest in that startup. Not just the investor, even the customer. If the customer cannot trust the quality of your product or service, they will not come back to you. So what makes brands like McDonald's and the rest so popular? Because customers trust the quality of their product, their service. You know, whichever McDonald's they go to, even within Pakistan or other brands, they have second cup, they have a certain level of quality which they are guaranteed everywhere. एक मेरे सामने आज आ रही थी एग्जाम्पल काज़ाज़म was an entrepreneur. His product is Pakistan. उनका पैशन था, उनकी ड्राइव थी. Number one thing for an entrepreneur is passion and drive, never to give up. And second thing is character and integrity. Both investors and customers should trust you. So, ये चीजें जब आप में होंगी तो then you will be a successful entrepreneur. And of course, you need to understand the market and the problem that you are trying to solve. ये कि आप अपना skill set develop करें, or become a freelancer. Once you have gained good experience, then think about becoming an entrepreneur. Come up with a local solution to a local problem first. बेहतरीन 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 बेहतरीन. डॉक्टर शाहिद कमर साहब. शुक्रिया हिशाम भाई. मैं थोड़ा सा मतलब इतने माशाल्लाह एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं और मुझे कोई ख़ास मेरे पास ऐसी एडवाइस नहीं है, बट मैं एक अपना ज़िंदगी का एक छोटा सा तजर्बे के ज़रिए मैं इसको कोरिलेट करने की कोशिश करता हूँ. ये मेरे पास फाउंटेन पेन है, ठीक है. इस पेन के ऊपर इसके अंदर ब्लैक इंक है. तो मैंने पिछले दिनों में ये किया कि इसकी ब्लैक इंक की रीफिल निकाली, मैंने रेड लगा दी और इसको मैंने लिखना शुरू कर दिया. मैं लिख रहा था तो वो ब्लैक ही लिखे जा रहा था, ब्लैक ही लिखे जा रहा. एक पेज मैंने ब्लैक लिखा, दूसरा पेज भी ब्लैक था, तीसरा भी था, चौथे पे जाके वो रेड आना शुरू हुआ और फिर उसने रेड लिखना शुरू कर दिया. तो इससे मुझे क्या नजर आया? मुझसे नजर आया कि लाइफ के अंदर जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसके अंदर दो चीजें चाहिए आपको. एक आपको एफर्ट्स चाहिए, दूसरी आपको कमिटमेंट, और आपने गिव अप नहीं करना लाइफ के अंदर. मुझे पता था कि यार इसके अंदर रेड इंक है, ये आ जाएगी ना, तो मैं लगा रहा. लेकिन ये अल्लाह को तो पता होता है कि जब हम एफर्ट्स करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला उसका फ्रूट देता है, लेकिन हम जज्बाती हो जाते हैं. मैं अपने यूथ को ये तो नहीं मैं कह सकता कि जी आपने जिंदगी के अंदर क्या करना है, लेकिन ये फैसला आप कर लें कि आपने क्या करना है, कैसे करना है. ये सारे लोग हम बैठे हुए हैं आपको बताने के लिए कि कैसे करना है. और डॉक्टर अशरफ को मैं सेकंड करूंगा कि ये ओवरनाइट नहीं होगा. सम टाइम किसी की ये ब्लैक इंक जो है पूरी रीफिल होती है, उसको सालों लग जाते हैं. कुछ लोगों की वो शायद 2 साल की एफर्ट्स होती है, कुछ की 25 साल की एफर्ट्स होती है, लेकिन एफर्ट्स आपको करनी पड़ेगी. और कैसे करनी है वो बताने के लिए आपको लोग मौजूद होंगे. आपने करना क्या है ये आपके दिल का फैसला होगा कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है, ये बताने के लिए आपको लोग मौजूद हैं. थैंक यू. वंडरफुल. सलीम भाई, आप क्या एक 1 cent about how the students can use these skills for their advantage in their future? I think very interesting discussion और सवाल है. ओपन सोर्स की टेक्नोलॉजी को समझना, आई थिंक सबसे पहला काम ये है कि आप समझें कि ओपन सोर्स है क्या और उससे आप दुनिया कैसे बिजनेस कर रही है. तो पहली इस चीज़ ये है कि इसको अच्छी तरीके से समझें. आपने अगर इसको समझ लिया, पहली बात ये है. दूसरा ये कि आपने अपनी लाइफ के लिए जो करना है उसको भी आप समझ लें कि आपने करना क्या है. तो इस पे थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डालें, थोड़ा सा टाइम लगा के आप देखें कि क्या करना है. अच्छा, फिर आपने ये देखना है कि ये सब करने के लिए कहाँ पे आपके पास चीज़ें हैं, कहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज हैं
और कहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज, आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो आप फिर अपने आप को अपने आज के लेवल से ऊपर लेके आएंगे। आपको समझ आ गई कि आपने करना क्या है, आपको समझ आ गई कि आपने टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल करनी है, ओपन सोर्स है और क्यों उसकी एडवांटेजेस क्यों है, क्योंकि हमने 7 दिन लगा के ओपन सोर्स से बात की। फिर ये कि आपने अपने प्लान को एक किस्म का लाइफ प्लान आपने सोच लेना है और फिर आप ये कर दें कि उस पे आप चलते रहें। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कुछ अगर आपके प्लान के मुताबिक चीज़ नहीं हो रही तो आप अपने प्लान को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि ऐसा ही करना था, ये नहीं हुआ, चलो जी ख़त्म। तो इसी तरह आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैंने एक काम करना था वो नहीं हो रहा क्योंकि आप कुछ मसले आ गए, तो अपने प्लान को थोड़ा सा एडजस्ट करें, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि हमारी चीज़ें सारी एक जैसी एग्जैक्टली नहीं होती, लेकिन हो जाती है। जी, तो मैं बस इस चीज़ को रिपीट करूँगा कि अपने आप को पहले समझ लें कि आपने करना क्या है, ओपन सोर्स को समझ लें कि ओपन सोर्स आपको क्या एडवांटेज दे सकता है, और फिर अपने प्लान्स बना के उस पर शुरू हो जाएं और एक्सपेक्टेशंस जो है उसको आप एडजस्ट करें अगर आपकी प्लान एग्जैक्टली उस तरह नहीं हो रहा। तो ये अल्लाह ताला ने हमें जो एक दिमाग दिया है, इतना एक बड़ा मिरेकल है कि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। कुछ में टाइम लगता है, कुछ में जल्दी होता है, कुछ में देर से होता है, लेकिन हो जाता है। असल चीज़ है कि आप में कितनी हिम्मत है कि आप में कितनी हिम्मत है कि आप अपने प्लान को या आप जो करना चाह रहे हैं उसको आप कितना सीरियसली, और आपकी कमिटमेंट क्या है। वंडरफुल, थैंक यू सर। डॉक्टर अली, मोस्ट ऑफ दी बातें जो वो बाकी स्पीकर्स ने कर ली, एक दो बातों को मैं जो था ना वो रीइंफोर्स करना चाहूँगा। आसिम भाई ने बात की इंटेग्रिटी की, शाहिद भाई ने बात की कि जो आपकी बात दिल से निकलती, तो ये आपको समझना है कि आपके दिल से क्या निकलता है। और एक बात आपने समझ लेनी है कि ये सारी बातें, क्या वो शाहिद भाई ने की, हिशाम भाई ने की, किसी ने भी की, ये कोई सारी बातें जो था ना ये एक गाइडलाइंस हैं, लेकिन आपको ये कामयाबी नहीं दिलाएंगे। ठीक है, कामयाबी जो था ना वो आपने खुद हासिल करनी है। नोबडी इज गोइंग टू गेट इट फॉर यू। ओके, नोबडी इज गोइंग टू गेट इट फॉर यू। डोंट थिंक दैट कि मेरे पास कोई गिदड़ सिंगी है, शाहिद भाई के पास है, हिशाम भाई के पास है, ये आपके पास है। ठीक है, आपको अपना प्रॉब्लम खुद समझना है। तो सेशन का भी नाम ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको अपना प्रॉब्लम पहले समझना है कि प्रॉब्लम क्या है आपका। उसके लिए क्या जरूरी है? ऑनेस्टी। ठीक है, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना है। यकीन करें आप लोग बहुत जो ना वो, हम सारे ही बहुत ब्लेस्ड हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज्यादा जो ना वो चीजों से नवाजा है। आप जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जिस कंपनी में जाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, मैं जब यहाँ पे रोड पे निकलता हूँ तो मुझे वो जो इवन की गोरे अमीर लोग जो वो सड़कों पे बैठे वो नंगे जो बैठे होते हैं, कपड़े भी नहीं होते। रात को भी मैं कभी सोचता हूँ कि पता नहीं यार ये रात कैसे गुजारते होंगे सड़कों पे। हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको हाथ पांव दिए हैं, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है। ये सारी चीजें जो था ना ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है कि यही फार्मूला होगा तो आप कामयाब। ये फार्मूला आपके पास है, सिर्फ गाइडेंस है, सिर्फ गाइडेंस है। आपने ऑनेस्ट होना है अपने साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। अगर आपके पेरेंट्स आप पे पैसे लगा रहे हैं आपकी तालीम के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपका वेट कर रहे हैं, तो अगर आप उनके साथ ऑनेस्ट नहीं है तो यकीन करें आप किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकते। मेरा ये दिल से दावा कि आप किसी के साथ भी ऑनेस्ट नहीं हो सकते। अगर आप ऑनेस्ट नहीं होंगे अपने साथ तो आप कामयाब भी नहीं हो सकते। आप कामयाबी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं कैरियर में स्टक हो जाएंगे। मैं बार बार ऑनेस्टी की मिसाल यानी कि बात करता हूँ। ऑनेस्टी की मैं छोटी सी मिसाल देके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। मेरी स्टूडेंट थी जापान में, जापानीज। मैंने दुनिया देखी है तो जापानीज मेरे नजदीक दुनिया के सबसे बेस्ट जो था ना वो ऑनेस्ट लोग हैं। मैंने उससे ज्यादा ऑनेस्ट किसी को नहीं पाया। तो वो ग्रेजुएशन के बाद मेरी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी आई मिलने के लिए, मुझे थोड़ी सी परेशान नजर आई। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है ना, आई थॉट कि यही बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि नौकरी नहीं मिली होगी, कोई कैरियर नहीं स्टार्ट हुआ होगा। तो उसने कहा कि सर, तो वो कुछ नहीं बोली ना। तो मैंने कहा कि क्या जॉब नहीं मिली? तो उसने कहा नहीं सर मेरी जॉब मिल गई है, मुझे ना रेलवे डिपार्टमेंट जॉब मिली। अब जापान में जो वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है वो रेलवे डिपार्टमेंट है, काम करते। तो मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है? कहती सर 2 हफ्ते हो गया मैं नौकरी पे जा रही हूँ, लेकिन मैं कोई काम नहीं करने को, कोई प्रोजेक्ट नहीं मैं करके बैठ के आ जाती हूँ।
तो मैंने कहा कि फिर प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने कहा तुम अपने सुपरवाइजर से बात करो ना, तो वो तुम्हें जो उनका बॉस सुपरवाइजर जो भी है वो तुम्हें प्रोजेक्ट देगा। तो मैंने कहती है मैंने अपने सुपरवाइजर से बात की है, वो सुपरवाइजर कह रही है कि 1-2 हफ्ते तक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो मैंने उस पर डिप्लॉय करना। तो मैंने कहा तो फिर प्रॉब्लम क्या है, नया प्रोजेक्ट आ जाएगा। कहती प्रॉब्लम ये है कि 1 महीने बाद सैलरी आ जाएगी, मैंने काम नहीं किया, आई डोंट डिजर्व फॉर दैट सैलरी। ठीक है, मैं अपने मुल्क के लिए बर्डन, अपने मुल्क के ऊपर बर्डन। ये है इंटेग्रिटी, ये है ऑनेस्टी। हमारे अंदर कितनों में इतनी ऑनेस्टी है? कितने, ये आपने अपने आप से सब सवाल पूछना है, कितनी ऑनेस्टी है? हम कैसे कहते हैं कि सक्सेस आ जाए? ठीक है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसकी बात का, तो फिर मैंने कहा मैं इसी से जवाब ले लेता हूँ कि ये क्या कहते हैं। तो मैंने कहा फिर बेटा तुम्हारा क्या प्लान है, क्या करोगी? कहती है सर मैं 7-8 दिन वेट करूंगी, अगर तो मुझे जो ना फर्स्ट सैलरी से पहले प्रोजेक्ट मिल गया, अदरवाइज आई विल रिजाइन एंड आई विल नॉट विथड्रॉ माय सैलरी। ठीक है, दिस इज अ लेवल ऑफ ऑनेस्टी ऑफ वन ऑफ द जापानीज आई एनकाउंटर विद। तो ये बात करूंगा कि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने साथ ऑनेस्ट हो जाएं, आप करना क्या चाहते हैं। सारी चीजें यहीं पे हैं, गाइडेंस भी है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इंटरनेट पे बात करते हुए, आपके इर्द गिर्द भी हैं, लेकिन आप कितने ऑनेस्ट है अपने प्रॉब्लम के साथ, ये इम्पोर्टेंट। शुक्रिया। वंडरफुल, थैंक यू काशिफ भाई, वंडरफुल। बाबर साहब, मेहमानों का, तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका शुक्रिया अदा करके फिर एक पैकेज मिस्टर प्रोड्यूसर ने रेडी रखा हुआ है, और वो मिस्टर प्रोड्यूसर के पैकेज को चला के आपने बताना ये मिस्टर प्रोड्यूसर की स्टोरी है। वो स्टोरी अभी तक 5 दिन से लोग पूछ रहे हैं कि मिस्टर प्रोड्यूसर क्या होता है, तो वो आज आप बताएं, और उसके बाद मैं और आप स्क्रीन पे आके इसको खत्म कर देंगे। तो ओवर टू यू बाबर। जिनकी वजह से इवेंट सबसे बड़ा इवेंट था बाबर ज़हूर। अच्छा, वो लॉन्गेस्ट इवेंट मेरा ख्याल है नहीं, लॉन्गेस्ट इज वन थिंग, मोस्ट जिसमें पार्टिसिपेशन थी ना, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन थी फॉर सेलिब्रेशन एज अ प्रेसिडेंट। श्योर, ये तो हमने पहले भी कहा था कि वील सेलिब्रेट आफ्टर द समिट। आई थिंक ओवर 7 days प्रोड्यूसर मैंने स्क्रीन पे ले आए, बोल दे रहे हैं जो मर्जी मैंने कहा। We have audience of more than 50,000 viewers, Babar bhai. What is your? Sham bhai बताएंगे. अच्छा. This goes to everybody for this celebration. ये virtual होगी ये, तो चॉकलेट सबके लिए। बाकी जब हम मिल बैठेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह $20 आएंगे ना हमारे से डॉक्टर शाहिद कमर के। शुक्र है मैं आज रोजा रखे है। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा मजे की बात भी देखें, ये हिशाम भाई ने कहा पार्टिसिपेशन वो की उसकी सेलिब्रेशन होगी तो अपनी निकाल के कहते हैं मेरी तो होगी, अपनी वर्चुअल खा लो ऑफिशियल है भाई। शायद भाई ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ, और मैं शेख हम लेंगे, शेख हो या ना हो। क्यों बाबर? आसिम भाई वो $20 तो हमने अर्न किए हैं इनसे। हाँ वो $20 पक्के जी, वो आपके नाम पर ये 20 तो वो कह रहे हैं ना तारिक साहब, मैं तो 200 मांग रहा हूँ। तारिक साहब बोल के उनको नहीं याद करवाना। चले मैं वापस आता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सबसे पहले सलीम भाई का, डॉक्टर अशरफ का, आसिम भाई का, ताहिर चौधरी साहब का, कासिम भाई का, और हमारे जितने बोर्ड के लोग हैं, हमारी टीम के लोग हैं। आप में से बहुत से लोग जो है यहाँ पे जो हमें देख रहे हैं वो सिर्फ हमें फ्रंट पे मुझे देख रहे हैं ज्यादा, तो वो समझते हैं कि शायद बाबर इज डूइंग एवरीथिंग या हिशाम। ऐसा नहीं है भाई, हमारी माशाल्लाह बहुत बड़ी टीम है और ये सारे लोग जो है ना बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। सुहेब सामने नहीं आए, मिस्टर प्रोड्यूसर इज सुहेब सलीम एंड मिस्टर प्रोड्यूसर इज अली अब्दुल्ला। ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने एम्पावर किया सारे सेशन को। ये जो कुछ हमें नजर आ रहा है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग नजर आ रही है, तिलावत होती है, सारा प्रोसेस होता है। बस एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इस दफा ये जो कह लें कि ये आइडिया था, इस पे पुश मेरा था, 7 दिन का करेंगे। ये पुश मेरा था और सपोर्ट इन सब की थी। इस सपोर्ट के बगैर मैं पुश करता रहूं, काम नहीं होना था। मैं बेशक शोर मचाता रहूं कि जी मैंने बड़ा काम कर दिया, नहीं होता। ये सारों की सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता था। और हम सब ने, आपने देखा है कि माशाल्लाह सारे लोग, सारों की तरफ से पार्टिसिपेशन क्या थी कि हमने सारे अपने कॉन्टेक्स्ट में दुनिया में जहां जहां लोग हमारे बैठे हुए थे, अच्छे पाकिस्तानी जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हमने इनवाइट किया और रिक्वेस्ट की कि आप इस समिट पे बोलें।
आप हमारी जो नेशन है उसको ज़रूरत है, आपकी इस नॉलेज की ज़रूरत है। पैसे तो आप भेजते ही हैं ना पाकिस्तान, पैसों को 2 मिनट रखें साइड पे, आप नॉलेज दें हमें। सो मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये वाक़ई मैराथन था 7 डेज़ इट वाज़ नॉट अ ईज़ी जॉब, इट वाज़ नॉट अ ईज़ी जॉब। आज मैं थोड़ा-सा रिवील फ़ील कर रहा हूँ, मैं ईज़ी फ़ील कर रहा हूँ, रिलीफ़ जिसको कहते हैं कि चलो जी हुण आराम करांगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। टेस्ट मैच का आखिरी दिन, टेस्ट मैच का, और मजे की बात ये कि टेस्ट मैच विन भी किया है ना। हाँ माशाल्लाह। और देखें ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानी स्पीकर थे, वी हैड स्पीकर्स फ्रॉम मलेशिया, और फिर वी हैड सम ओपन सोर्स स्पीकर्स फ्रॉम यूएसए। और ये इवनिंग में ये समिट करने का ये फायदा हुआ कि वी हैड व्यूअर्स फ्रॉम पाकिस्तान, वी हैड व्यूअर्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, तो एंड ऑफ कोर्स अदर कंट्रीज। तो I think it was a hit and a pretty successful summit, and I hope it has changed the perception of Open Source Foundation of Pakistan as a leading technology organization of Pakistan. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के साहब 1 मिनट मैं भी लेना चाहूंगा। सॉरी प्लीज सर। मैं देखिए मतलब सब लोगों ने बात की है, एक्चुअली इस सब्जेक्ट पे बात नहीं हो सकी, हम दूसरे पे बात कर रहे थे। मेरा पॉइंट ये है कि ये वाली जो कॉन्फ्रेंस है मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स इसके बताए गए कि किस किस पर्सपेक्टिव से ये स्पेशल थी। मैं ये कहूंगा कि इट्स ए यूनिक कॉन्फ्रेंस, यूनिक फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स। जितने भी हमने एस्पेक्ट्स देखे हैं, दो के ये हमें कोविड-19 के प्रेशर में हमने इसको इस तरह से किया है, but I think we have learned so many things out of this whole thing. मतलब this will set the direction and pace for future events. उसके लिए हमें एक बड़ा अच्छा रास्ता मिलेगा, एक बड़ा अच्छा तरीका मिल गया। मतलब ये है कि पहले बट आई अंडरस्टैंड कि हमने जितने भी इस किस्म के इवेंट्स किए प्रॉबेबली 600-700 लोग मैक्सिमम थे, या अगर फिजिकली एक वक्त में हम हैं 1000 मतलब ये 1000 तक की हम बात कर सकते हैं थे। लेकिन ये कि अभी हम मतलब कई हजारों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और देन दी स्पीकर्स मतलब इतने डिस्टिंग्विश्ड ऑन आई वुड से रिस्पेक्टेबल लोग मतलब फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब हमें कभी भी इस किस्म की क्या कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि इतने लोगों को हम इकट्ठा कर सकें, ठीक है। दिस इज समथिंग यूनिक। मैंने कहा कि इसी तरह से अब जैसे बात की कि शाम के वक्त हमने की, सारे लोग अपने अपने कामों से फारिग होके आके बैठ के मतलब ये देख रहे हैं, मतलब एटलीस्ट इन पाकिस्तान, और सब लोग उसमें इस तरह से। और फिर देखें कि कितने वैरायटी ऑफ लोगों ने आके बात की, अपनी एक्सपर्टीज हर फील्ड में बताई। जब हम ओपन सोर्स की बात करते हैं तो इसकी इतनी डायमेंशंस हैं। मैं कहूँगा कि नवीद साहब ने आके बहुत ही जिसको कहना चाहिए एक स्पेशल एवेन्यू खोला है लोगों के लिए, उनको बताने के लिए। इसी तरह से मैं डॉक्टर शाहिद ने एजुकेशन का जो इनका अपना पोर्टफोलियो है, ये सारा ये एक बड़ा एक मैं कहूँगा कि एक और डायमेंशन है। हर एक के बीच में जितने भी स्पीकर हैं, तो पॉइंट ये है कि इट इज यूनिक फ्रॉम मेनी पर्सपेक्टिव। तो इस बात को हमें मतलब प्रैक्टिकली आई वुड से OSFP के फोरम से इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए। और फिर ये है कि इसके जितने भी एक्शंस और डिसीजंस हमने इस दौरान में वक्तन फवक्तन किए हैं, उनको फिर बाद में फॉलो अप भी करें, ताकि मतलब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो फिर हम एक नए जज्बे और उसके साथ आके बैठे, ताकि हम रिव्यू कर सकें कि हमने पिछले साल या जो भी है हमने ये काम किया था और उसमें ये फैसले किए थे और आज हम यहाँ पे खड़े। थैंक यू। बिल्कुल सर, बेहतरीन हो गया सर, बेहतरीन हो गया। मैं चाहूंगा कि क्लोजिंग रिमार्क सलीम भाई की तरफ से हों, और फिर मैं और हिशाम जो है ना एक दफा रिकैप कर देंगे। मेरे ख्याल में कि रिमार्क्स सब ने दे दिए हैं, और आई थिंक वी नीड टू जस्ट फ्रॉम माय साइड सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी व्यूअर्स थे इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें सुना। जितने भी प्रेजेंटर्स थे, जितने भी लोगों ने शमूलियत की इस पे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू थैंक देम कि उन्होंने अपना कीमती वक्त लगाया, और इतना ज़्यादा वक्त घंटों के हिसाब से लगा के और डेडिकेशन के साथ। और
और उसके बाद जितनी भी हमारी टीम थी और ऑर्गेनाइजर्स थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना मेहनत से काम किया और इसको एक सक्सेस बनाया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे और आप सब के साथ जितने भी इसमें लोग हैं और जो जिन्होंने शमूलियत की और जो दूसरे शामिल होना चाहते हैं उनको शामिल करके हम अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ को लेके और जो हमने बातें की हैं उस पे हम कुछ सॉलिड स्टेप्स लें और उस पे हम अपने जो हमने कमिटमेंट्स की हैं उसको हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर, और अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और शामिल रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।